अनुज मेरे साथ पिछले 2 सालों से है, ठीक है। और मैंने उनके लगातार उस प्रोग्रेस को देखा है, ठीक है। मैं दो चीजें कहूंगा खासकर इनके बारे में कि when he had been writing this attempt, like 2025 attempt, right? I was 100% sure that Anuj is going to clear this exam. जैसे आप हिस्ट्री जब ऑप्शनल लेते हैं तो उसमें कुछ चीज़ें हैं जो आपको देखने की ज़रूरत है। चूँकि ये मेरा फोर्थ अटेम्प्ट था, इसके पहले मेरे मार्क्स हिस्ट्री में कम थे, तो इस बार बढ़े हैं अराउंड 50 मार्क्स की। तो उसमें जो कमियां मुझे महसूस हुई कि हम सिलेबस और पीवाईक्यू को देखते हैं लेकिन हम इंटरलिंक नहीं करते हैं। अब मैथ में ऐसा होता है कि अराउंड 65 साइट्स हैं जो कंटिन्यूअस, मतलब 20 साइट आती हैं, Very तो true. 20 में से 12 या 13 साइट ऐसी होती हैं जो हर साल आ रही हैं। सर खुद कॉपी चेक करते हैं। सबसे बड़ी बात ये है, आप मार्केट में बाहर जाएंगे कहीं और भी, वहाँ पे क्या होगा, हो सकता है कि इस फैकल्टी कॉपी चेक नहीं चेक कर रही है। सर खुद चेक करते हैं तो खुद से एक फीडबैक देंगे, तो उसका एक बहुत बड़ा हेल्प रहा है जो पिछले साल मुझे मिली है। हर बार पीवाईक्यू रिपीट नहीं होगा, थीम्स रिपीट होती हैं, और थीम्स रिपीट होंगे तो आप आंसर सेम लिखेंगे तो मार्क्स नहीं मिलेंगे। आई वुड लाइक टू रेफर ईश्वर कांदू, और मुझे मेरे लिए वो इंस्पिरेशन है, ठीक है। दो ही वाज माय स्टूडेंट एंड ही इज लाइक, आई ऑलवेज प्राउडली से हिज नेम बिकॉज ही वाज द हाईएस्ट स्कोरर इन हिस्ट्री ऑप्शनल। 316 नंबर आए थे अभी तक हिस्ट्री में, मेरे हिसाब से वो हाईएस्ट है 500 वाले फॉर्मेट में। कॉन्सेप्ट की बड़ी अहमियत होती है किसी भी ऑप्शनल पेपर में, और ज़्यादातर दूसरे ऑप्शनल पेपर में मुझे समझ में आता है कि पेपर 1 इज ऑल अबाउट कॉन्सेप्ट, थिंकर्स होते हैं उसमें, तो उसमें तो कॉन्सेप्ट होता है। और मुझे लगता है कि यही चीज हिस्ट्री में भी एप्लीकेबल है। पेपर 1 में आपसे जो एक्सपेक्ट करते हैं वो कॉन्सेप्ट एक्सपेक्ट करते हैं, पेपर 2 में थोड़ी उनकी एक्सपेक्टेशन फैक्चुअल होती है। So as you all know, this is really a sort of wonderful moment for a teacher when he is inviting his student, who got selected. In every year it happens, and actually it gives a very good pleasure to us. So today with us, we have Anuj, right? Anuj Pratap Singh. Yes, sir. Now Anuj is my student, was my student, and Anuj secured 577 rank this year, right? देखिए, जब अनुज की बात आती है तो कुछ बातें मैं ज्यादा वक्त आज लूंगा नहीं, ठीक है। बेसिकली द पर्पस इज नॉट दैट आई एम स्पीकिंग समथिंग टू यू बिकॉज यू गाइज आर ऑलरेडी लिसनिंग टू मी। सो मेरा पूरा पर्पस है कि आप अनुज से बात करें, थोड़ा इनके बारे में आप जानें और इनकी तैयारी की स्ट्रैटेजी क्या थी, इन्होंने क्या चीजें हैं जो उन्होंने फॉलो की, ठीक है। आप उसके बारे में जाने। तो आई वोंट कंज्यूम मच ऑफ योर टाइम। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मेनी कांग्रेचुलेशंस टू यू अनुज, राइट। So it was really a sort of great success, for Anuj, right? Okay, so but before I start, before I hand it over to Anuj, there are couple of things I would like to discuss, right? Or I would like to talk. अनुज मेरे साथ पिछले 2 सालों से है, ठीक है। और मैंने उनके लगातार उस प्रोग्रेस को देखा है, ठीक है। मैं दो चीजें कहूंगा खासकर इनके बारे में कि when he had been writing this attempt, 2025 attempt, right? I was 100% sure that Anuj is going to clear this exam, right? 100%, मतलब मुझे थोड़ा भी डाउट नहीं था कि अनुज का इस बार नहीं होगा। वो मुझे पक्का पता था कि इसका होगा। हाँ, रैंक नोबडी कैन गेस, राइट, कि उनका क्या रैंक होगा। वो मेरे किसी के हाथ में होता नहीं। ये चीजें, बहुत सारी चीजें होती है, आपको पता है कि whenever it comes to the UPSC exam, it's not about just one thing. In means itself, that there were so many areas, ठीक है। जीएस के 4 पेपर्स होते हैं, उनमें भी अलग अलग सब्जेक्ट्स होते हैं जो करने हैं, ठीक। अपार्ट फ्रॉम दैट essay does play very important role, and then undoubtedly optional also plays very important role. So since there are so many fragments, so many parts of it, and that's why at any point of time you can't be pretty sure about your rank. But then having this confidence, and undoubtedly he must be having confidence. I don't know about him, right? He is undoubtedly he was confident, but I was very confident seeing his progress, seeing his quality of answers, right? I knew that definitely he's going to make it, and I was so sure ki when it comes to his result, means he'll be going to qualify with this much margin, that definitely interview is not going to make a sort of a substantial impact on his result. Maybe in terms of rank it may be, but not in terms of result, right? So मुझे पक्का पता था कि वो निकालेंगे, ठीक है। सो पहली चीज तो ये कि आपकी जो लेवल ऑफ प्रिपरेशन है वो इस लेवल पे होनी चाहिए कि जहां पे आपको देखिए, एक थोड़ा डर तो होता है लेकिन एक सिक्योरिटी हो आपके मन में कि नहीं, मैंने इतनी मेहनत की है, मैं उस लेवल तक चला गया हूं या उस स्टेज तक चला गया हूं जहां पे डेफिनेटली आई कैन क्लियर दिस एग्जाम। दैट्स नंबर वन। सेकंड, थिंग दैट व्हेन ही wrote last attempt, last means, at that point of time his score was not very good in the optional, and then he decided somehow to label up his score. And in fact, he did so many things, of course it's better to listen it from Anuj only. And then somehow he managed to score increase roughly around 50 marks.
it means that if your approach is correct, if you know that what mistakes you have committed, right? So in that case it is not very tough to like increase your marks. आपको अगर आपको समझ में आता है कि हमें ये चीजें करनी है और अगर हम ये चीजें करते हैं तो उससे मार्क्स हमारे बढ़ जाएंगे, और अगर आपने उस अप्रोच को फॉलो किया तो रिजल्ट्स हमेशा पॉजिटिव होते हैं, ये चीज आपको हमेशा बहुत कैटेगोरिकली समझने की जरूरत है, राइट? सो ये दो चीजें जो है बहुत मुझे लगता है कि दे आर वेरी लाइक स्पेशल अबाउट अनुज. So how we are going to do it, like of course here like Anuj is going to first discuss about his journey, and then of course like he'll start with his journey and then he'll talk about like optional, since it is precisely about the optional, and that's how the main emphasis or the focus would be on the optional only, right? So he'll be discussing everything, and like I have requested him to be as honest as possible, ठीक है? Instead of like behaving like a topper कि ठीक है आपने ये किया आपने वो किया, मैंने इनसे किया कि आपने जो किया है एग्जैक्टली आप वही बता दीजिए उनको, ठीक है? क्योंकि मुझे लगता है कि चीजें सही तरीके से जानी चाहिए, क्योंकि सक्सेस का कोई फिक्स फॉर्मेट नहीं होता है. दिस आई एम रिपीटिंग, राइट? देयर कैन नॉट बी ए फिक्स फॉर्मेट ऑफ द सक्सेस कि जो इन्होंने किया है द सेम आइडिया इज गोइंग टू वर्क फॉर यू. इट्स नॉट नेसेसरी, राइट? इट मे बी लाइक योर ओन ओनली, राइट? योर ओन ऑल्सो. सो दैट इज नॉट वेरी इंपॉर्टेंट, राइट? दैट्स वाई आई हैव रिक्वेस्टेड हिम टू बी एज ऑनेस्ट एज लाइक पॉसिबल फॉर हिम. तो इन्होंने जो भी अपनी जर्नी के लिए किया है वो बताएंगे, अपनी कुछ गलतियां की है वो भी शायद बताएंगे अगर उन्हें समझ में आता है. और फिर उसके बाद हम इसको क्वेश्चनर फॉर्मेट में लेके जाएंगे. क्वेश्चनर फॉर्मेट में एज इन जहां पे आपके अगर सब्जेक्ट से रिलेटेड, प्रिसाइसली मैं बोलूंगा कि अगर ऑप्शनल से रिलेटेड डाउट्स है तो बेहतर है कि जो है ऑप्शनल से रिलेटेड डाउट है तो बेहतर है कि आप उसको पूछ लें, ठीक है? आप हम कोशिश करेंगे कि हम उसको आंसर कर सकें. लाइक कुछ आंसर्स ये कर देंगे, कुछ अगर मेरे लाइक होगा तो मैं आंसर कर दूंगा. सो आई एम जस्ट हैंडिंग इट ओवर टू Hanuj, and now he'll like speak about all those things like whatever we have discussed, but we'll be taking the questions towards the end of this session, right? So Thank you, sir. Good evening, everyone. Myself, Anuj Pratap Singh. I have secured all India rank 577 this year. ये मेरा चौथा अटेम्प्ट था. मैं मध्य प्रदेश के सीधी जिले से आता हूँ और मेरी स्कूलिंग JNV CD से हुई है. उसके बाद ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन दोनों ही मैंने दिल्ली यूनिवर्सिटी से किया है. और ग्रेजुएशन के टाइम पे ही मैंने जब कुछ अपने फ्रेंड जो सीनियर हैं उनसे बात पे ये मुझे महसूस हुआ कि हिस्ट्री UPSC और दूसरा हिस्ट्री एज ऑप्शनल, इसका स्कोप भी अच्छा है और चूंकि मेरा इंटरेस्ट भी और मेरा कोर्स जो है कॉलेज में वो दोनों मैच होता था, तो हम कह सकते हैं कि इसको हेल्प मिलेगी मुझे कॉलेज के दौरान भी और UPSC प्रिपरेशन के दौरान. दूसरा ये है कि जैसे आप जब UPSC में आप एंटर करते हैं इस फेज में, तो कुछ चीज़ें हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं जो आपको प्रिपरेशन के दौरान देखनी होती हैं. पहला तो है कि जैसा कि आप ट्रस्ट कीजिए अपने रिसोर्सेज पे. कुछ चीज़ें ट्रस्ट करें रिसोर्स पे. एक बार मैं इंटरप्ट करूंगा. जब आपने हिस्ट्री ऑप्शनल सोचा, लाइक दिस इज ओके दैट यू हैव स्टडीड हिस्ट्री, आपने ग्रेजुएशन के टाइम पे भी किया, आपने पोस्ट ग्रेजुएशन भी की हिस्ट्री से, DU से किया आपने, दिस इज वन ऑफ द मोस्ट प्रेस्टिजियस लाइक इंस्टीट्यूशन. बट कहीं ना कहीं मैंने वो देखा है कि अच्छा आजकल थोड़ा सा जो ग्रेजुएशन और खासकर ग्रेजुएशन इंटरडिसिप्लिनरी है, ठीक है? आप उसमें GE के पेपर्स दूसरे भी पढ़ते हैं, और कई बार मैंने बच्चों को देखा है कि व्हेन दे आर टेकिंग दिस ऑप्शनल, राइट, तो अगर उन्होंने पॉलिटिकल साइंस पढ़ा या कुछ और सब्जेक्ट पढ़ा तो कई बार वो उस तरफ इंक्लाइन हो जाते हैं. फिर आपको आपके दिमाग में ही नहीं आया कि हिस्ट्री को लेके बहुत सारे रूमर्स होते हैं मार्केट में कि लोगों का सिलेक्शन नहीं होता है, सिलेक्शन रेट बहुत कम है. तो आपको ये चीजें डरा ही नहीं कि जो है नहीं मुझे फिर भी हिस्ट्री में ही जाना चाहिए? नहीं सर, चूंकि देखते हैं हम कि ऑप्शनल सभी सब्जेक्ट्स दिए गए हैं UPSC में, तो सभी की अपनी मेरिट होगी, सभी इंपॉर्टेंट है. राइट. चूंकि मेरा जो एक लीनिंग था हिस्ट्री के ज़्यादा था और दूसरा क्या ऑनर्स था, तो उसमें जो GE के टॉपिक्स होते हैं वो कम होते हैं. ऑनर्स में पूरा हिस्ट्री पढ़ते हैं. राइट राइट. तो उसमें आप वर्ल्ड हिस्ट्री के भी टॉपिक पढ़ते हैं, इंडियन हिस्ट्री में भी एंशियंट अलग चल रहा है, मिडिवल अलग चल रहा है, मॉडर्न अलग चल रहा है. तो एक स्ट्रक्चर वे में आप पढ़ते हैं हिस्ट्री. ओके. तो उससे आपको मदद ही मिलेगी. और रही बात ये कि यहाँ पे मार्क्स नहीं मिलते या तो सिलेक्शन नहीं होते, ऐसा नहीं है. अगर आप एक स्ट्रक्चर वे में और एक आपका जो तरीका और जो आपका पाथ होगा वो सही होगा, वो मैच करेंगे, और जो PYQ और सिलेबस अगर उसको कोरिलेट करके आप पढ़ेंगे तो चीज़ें आप काम करेंगी और प्रैक्टिस करेंगे तो वो मदद होंगी. दूसरी बात ये है कि जैसे आप हिस्ट्री जब ऑप्शन लेते हैं तो उसमें कुछ चीज़ें हैं जो आपको देखने की ज़रूरत है, क्योंकि ये मेरा फोर्थ अटेम्प्ट था. इसके पहले मेरे मार्क्स हिस्ट्री में कम थे, तो इस बार बढ़े हैं अराउंड 50 मार्क्स की. तो उसमें जो कमियां मुझे महसूस हुई कि हम सिलेबस और PYQ को देखते हैं लेकिन हम इंटरलिंक नहीं करते हैं. और जब इंटरलिंक नहीं करेंगे तो जो क्रक्स है सिलेबस का, जब हम आंसर लिखते हैं तो हम सीधे सीधे टॉपिक्स उठा के देंगे नहीं आपको. आप एक तरह से वो ट्रांजिशन में होगा क्वेश्चन या तो एक लिंकेज में होगा क्वेश्चन, तो आप जब सिलेबस और उसको मैच नहीं करेंगे तो वो लिंक नहीं होता है उससे. तो जब भी पढ़िए तो उसको ध्यान रखिए कि आप उस प्रोसेस में इंगेज होके पढ़ें, ना कि आप टॉपिक लिया आपने सिर्फ उसी फोकस कर रहे हैं. आप टॉपिक पे नहीं, टॉपिक हो लेकिन उसका जो पीछे की पीरियड है जो आगे की पीरियड है वो दोनों लिंक होना चाहिए. एक क्रोनोलॉजी और हायरार्की में पढ़ें आप. दूसरा है कि प्रैक्टिस, और प्रैक्टिस है जैसे, तो आप प्रैक्टिस जब करें
तो इसको देखते हुए करें कि आप पीवाईक्यू कितने परसेंट उसमें रिफ्लेक्ट हो रहा है आपके सिलेबस में और कितना आंसर में रिफ्लेक्ट हो रहा है, मतलब कितने क्वेश्चन आ रहे हैं पीवाईक्यू से, कितने रिपीट हो रहे हैं, कितने परसेंटेज क्वेश्चन आ रहे हैं दोबारा, या तो टॉपिक रिपीट्स हो रहे हैं। तो उस पर एक आप नजर रखिए कि हाँ ये टॉपिक्स हैं, ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। एग्जाम्पल के लिए जैसे बोलूंगा कि मैपिंग के लिए, अब मैप में ऐसा होता है कि अराउंड 65 साइट्स हैं जो कंटिन्यूअस, मतलब 20 साइट आती हैं। वेरी तो ट्रू। 20 में से 12 या 13 साइट ऐसी होती हैं जो हर साल आ रही हैं, रफली मतलब 10 to 13 साइट्स, 10 12 साइट्स ऐसी होंगी जो हर बार आएंगी। तो आप उसमें ये कर सकते हैं कि आप उन 65 60 to 80 साइट्स का एक स्ट्रक्चर तैयार करके रखें पहले से, कि अगर ये साइट है तो इनका मैं, अगर जैसे लोकेशन है या डिस्ट्रिक्ट है उसके बारे में है, किस पीरियड की वो साइट है, उसके एक दो स्पेशल फीचर्स होंगे और एक दो जनरल फीचर्स होंगे। तो आप जब इसको बना के रखेंगे तो वहां पे आप जो टाइम आप बचा सकते हैं वो यूज कर बचा के दूसरे क्वेश्चन में आंसर दे सकते हैं। दूसरी बात है कि जब आप रिसोर्स पे जाएंगे हिस्ट्री के, कि आप कहाँ से सिलेबस, या जो जैसे आप जब देखते हैं सिलेबस तो आपको लगता है ये तो बहुत बड़ा सिलेबस है। तो आप सिलेबस तो बड़ा है लेकिन उसको यूज आप जीएस में भी कर सकते हैं, एक एज इसका है। पहला, दूसरा एज ये है कि आप जब हिस्ट्री पढ़ते हैं तो आप जो जो और सब्जेक्ट्स हैं उसका एक बैकग्राउंड पता चलता है आपको, तो उससे मदद मिलेगी आपको जीएस के सिलेबस में। बाकी जैसे ए से राइटिंग है, हम्म। तो ए से राइटिंग में अब एग्जाम्पल के लिए अराउंड 24 में एक ए से आया था जिसमें डिजर्ट लीड्स डिजर्टिफिकेशन और फॉरेस्ट ऐसे लिंक करके हुआ था। तो आप जब सिविलाइजेशन की हिस्ट्री देखेंगे तो वो कई सारे सिविलाइजेशन ऐसे हैं जो पहले फ्लरिशिंग थे, फिर उन्होंने रिसोर्सेज को इतना ज्यादा ओवर एक्सप्लॉइटेशन किया जो आगे चल के खत्म हो गया। करेक्ट। तो वो आपको मदद करेगा ऐसे में भी। तो एक ये एज है हिस्ट्री का। फिर रही बात अब तीसरा ऑप्शनल का जो है सिलेबस और रिसोर्सेज है, तो कुछ रिसोर्सेज हैं जो हमेशा वही रहेंगे, जो बदलेंगे नहीं। जैसे कि आप कह सकते हैं कि एंसेंट हिस्ट्री के लिए, एंसेंट के लिए अगर आप कहेंगे, एक तो हो गया ओल्ड एनसीईआरटी आर एस शर्मा जी, और दूसरा उपिंदर सिंह है। अब कुछ इसमें ध्यान देने की बात यह है कि उपिंदर सिंह जैसे बुक है, उपिंदर सिंह जो एंशियंट हिस्ट्री की किताब है, उसमें जो शुरू के चैप्टर्स हैं तो उसको आप स्किप कर सकते हैं, जो स्टोन एज के चैप्टर्स हैं, क्योंकि उसमें क्या है कि आर्कियोलॉजी ज्यादा फोकस करते हैं। तो हमको इतनी सारी आर्कियोलॉजी नहीं पढ़नी है, लेकिन क्योंकि महाजनपद, पोस्ट महाजनपद के जो टॉपिक्स हैं उनमें उन्होंने जो लिंक प्रोवाइड किया है वो उसके लिए काफी अच्छी बुक है, तो वो कर सकते हैं। वेरी करेक्ट। फिर मिडिवल हिस्ट्री के लिए दो बुक मैं रिकमेंड करना चाहूंगा। वो भी पार्ट वाइज है। एक तो विपुल सिंह करके एक बुक है, वो अच्छी बुक है, क्योंकि वो हाँ डीयू में डीयू में पढ़ाते हैं प्रोफेसर हैं। तो प्रोफेसर। उन्होंने, मैंने उनकी बुक पढ़ी थी तो उनका काफी अच्छा उसमें, क्योंकि उन्होंने हिस्टोरियोग्राफी और जो टॉप सिलेबस है उसको मिक्स करके दिखाया हुआ है। और दूसरा सतीश चंद्र है जो एक अलग से बुक आती है मुगल के लिए, तो वो कर सकते हैं आप। फिर तीसरा है मॉडर्न हिस्ट्री। तो मॉडर्न में एक तो सबसे अच्छा रिसोर्स आप शेखर बंदोपाध्याय लोग कहते हैं, तो वो है भी। और चूंकि उसमें क्या है कि दोनों चीजें हैं, फैक्ट, थियरी और हिस्टोरियोग्राफी, तीनों एक साथ मिक्स करके चलती है, तो करेक्ट। वो आपके आंसर में रिफ्लेक्ट होगी। और चौथा है वर्ल्ड हिस्ट्री। तो वर्ल्ड हिस्ट्री में चूंकि मेरा कॉलेज में मैंने वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ रखी थी, और दूसरा कुछ कोचिंग के नोट्स अवेलेबल है मार्केट पे, तो वो आप यूज कर सकते हैं। जैसे एक आध बुक भी है लेकिन उस बुक में पूरा आपको नहीं मिलेगा, तो आप कोशिश कीजिए कि रिसोर्स कम रखिए, लिमिटेड रिसोर्स रखिए और उनमें ट्रस्ट कीजिए। फिर एक और पार्ट है एंशियंट हिस्ट्री का, मैपिंग का। तो मैपिंग मैंने पहले ही बताया था, क्योंकि कुछ रिपीट्स होती हैं साइट्स और कुछ आपके सिलेबस में कहीं ना कहीं रिकरिंग होंगी। तो उन साइट्स को आप जब देखते हैं तो उसके बारे में समझिए और मैप उसको कोशिश कीजिए कि रेगुलरली उसको फॉलो कीजिए, कि आपको फिजिकल मैप में, पॉलिटिकल मैप में उसको पॉइंट आउट करके कर सकते हैं। फिर कुछ बातें हैं जो, और जैसे ये तो हिस्ट्री की होगी, फिर दूसरा है कि राइटिंग पे है। तो जब मैंने पहला जो मेंस दिया था तो उसमें वर्ल्ड के लिए आपने शायद नहीं डिस्कस किया। वर्ल्ड के लिए बताया था, कॉलेज के कुछ रिसोर्स मेरे थे, अच्छा, ओके, कोचिंग, फाइन। राइट। कोचिंग के जो नोट्स हैं, जो हम्म। कोचिंग आपको मार्केट में अवेलेबल हैं। क्योंकि वर्ल्ड हिस्ट्री का सिलेबस सॉर्टेड है, बहुत सारी आपको हिस्टोरियोग्राफी नहीं चाहिए, बहुत सारी चीज़ें ऐसे नहीं है, पॉइंटेड है। आप अगर चीज़ों को उस हिसाब से पढ़ेंगे, थोड़ा समझना जरूर पड़ेगा उसमें, लेकिन आप समझ लेंगे तो चीज़ें सॉर्ट आउट हो जाएंगी। तो ये है। दूसरा रही, फिर इसके बाद हम पढ़ लेते हैं तो रिवीजन की बात आती है। तो रिवीजन में हम ये कर सकते हैं कि जैसे हम पढ़ते हैं तो बहुत शुरू में लगेगा बहुत सारा सिलेबस है, क्या क्या करेंगे, लेकिन आप जब सिलेबस को आप एक साथ रखिए और उनके टॉपिक देखिए कि ये टॉपिक है, फिर ये टॉपिक है, फिर ये टॉपिक है, उनको आप कोशिश कीजिए कि जब एक या दो तीन रिवाइज कर ले, दो तीन बार पढ़ लेते हैं तो उनको शॉर्ट नोट्स में रखिए। जब आप एग्जाम देने बैठेंगे, एग्जाम के एक हफ्ते या 15 दिन 20 दिन पहले जब आप सिलेबस देखेंगे, नोट्स देखेंगे, लगेगा बहुत सारी चीजें हैं, तो कैसे कवर करेंगे। तो उसका सोल्यूशन ये है कि आप कोशिश कीजिए टॉपिक वाइज शॉर्ट नोट्स बना के रखिए, उसके शॉर्ट नोट्स या सिनॉप्सिस, या कुछ ऐसी चीज जिनको आप जब लिखते हैं तो आप, अगर अगर 250 वर्ड का आप आंसर लिखते हैं कोई, तो आप 250 25 30 वर्ड में ऐसा बना के रखिए, 30 40 वर्ड में, जो उसको आप इंटू 10 कर लें, तो उसको एक्सप्लेन कर सके उसमें, राइट। 10x कर सके। तो ये रिवाइज रिवीजन का बात हो गई। तीसरी बात है कि
जब आप पढ़ एनरिचमेंट जब आंसर राइटिंग करते हैं आप, तो जैसे अब पहले मैंने मेंस दिया तो उसमें मुझे पता था कि जब मैं मेंस लिख के आया तो हो सकता है मेरा इस बार नहीं होगा, क्योंकि आंसर आप लिख के आते हैं तो आपको पता होता है कि आप कहाँ लैग कर गए। तो पहला हिस्टोरियोग्राफी हो गया, दूसरा एनरिचमेंट। तो जैसे सर, मैं सर के साथ जुड़ा हुआ था टेस्ट सीरीज में पिछले। तो सर का जो, क्योंकि सर खुद कॉपी चेक करते हैं, सबसे बड़ी बात ये है। आप मार्केट में बाहर जाएंगे कहीं और भी, वहां पे क्या होगा, हो सकता है कि इस फैकल्टी कॉपी चेक नहीं चेक कर रही है। तो आप उसमें क्या है कि आप कंटेंट जो आपको रियल जो एवेल्युएशन जैसा अभी है, तो यहाँ पे इंट्रोडक्शन जैसे थोड़ा ब्लर हो गया, सर सॉरी उसके लिए। लेकिन जो रिकमेंडेशंस हैं वो पॉइंट होनी चाहिए आपकी। इंट्रोडक्शन एक पॉइंट, रिकमेंडेशंस होंगी, और दूसरा जब आप लिखते हैं आंसर, ठीक है, तो आप कोशिश कीजिए कि आप तो खुद अंडरलाइन करेंगे, लेकिन एक जो एज अ टीचर, एज अ जो चेक कर रहे हैं, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो क्लियर कट बताएं कि हाँ यहाँ पे आपकी कमी है, जैसे ये रहा यहाँ पे रिकमेंडेशन है ये, ठीक है। तो इससे प्रॉफिट ये देखिए, जैसे ये नीचे आप कैसे देख सकते हैं। तो इसमें क्या होगा ना कि आप जो अगली बार लिखेंगे आंसर, तो उसमें आपको मदद मिलेगी। तो एक चीज ये है। दूसरा, सर खुद चेक करते हैं तो खुद से एक फीडबैक देंगे, तो उसका एक बहुत बड़ा हेल्प रहा है जो पिछले साल मुझे मिली है। इस जो मार्क इंप्रूवमेंट, उसका कारण ये था कि मुझे पता था कि कहाँ गलती हो रही है, उसको मैं कितना जल्दी इंप्रूव कर सकता हूँ। तो आंसर लिखना आपका काम है, लेकिन जब जो एनरिचमेंट है, वो जब कोई चेक करेगा, जब फीडबैक देगा, आप जब दोबारा उसमें रीवर्क करेंगे तो वो ज्यादा मदद मिलेगी उसमें। फिर इसके बाद तीसरा है कि एक तो ये टेस्ट सीरीज हो गया। अब टेस्ट सीरीज में भी इशू ये रहता है कि आप टेस्ट कितने लिखें। तो कोशिश कीजिए कि आप जब सिलेबस कवर करते हैं तो उसमें अराउंड पर पेपर या तो दो दो करीब 10 12 या 15 टेस्ट आप अराउंड लिखें, 12 टेस्ट। क्योंकि मुझे लगता है कि हो सकता है पिछली बार मेरे टेस्ट कम रह गए, या तो मैंने उस सीरियसनेस से लिखा नहीं, तो उसमें अगर और काम करूंगा तो नंबर इंक्रीज कर सकते हैं अगली बार। तो ये मुझे थोड़ा लगे कि पिछली बार थोड़ी कमी रह गई, कि और टेस्ट लिखे जा सकते थे। तो लिखना इंपॉर्टेंट है, तो जितना ज्यादा लिख सकें। अब जब लिखेंगे आप, तो आप एक मसल मेमोरी और एक आप रिव्यू कर पाएंगे अपने नॉलेज को भी, और जब लिखते हैं तो वो याद भी रहेंगी चीजें। क्योंकि सिलेबस मैच होता है, और आंसर कई बार पीवाईक्यू ऐसे होंगे जो सीधे रिफ्लेक्ट हो जाते हैं उसमें, तो आपको मदद मिलेगी। इसके बाद फिर कुछ पॉइंट्स हैं, जैसे कि हाँ, दो तीन चीजें हैं जो बताना चाहूंगा। अब जो हो सकता है मेरे अगले अटेम्प्ट के लिए, आपके अभी अटेम्प्ट वाले, या जो आप जो नए तैयारी उनके लिए प्रॉफिट हो, कि जब आप पढ़ते हैं हिस्ट्री, तो हिस्ट्री को ऐसा आप देखना है कि एक तो पहला, ट्रस्ट कीजिए अपने रिसोर्स पे। दूसरा, क्रोनोलॉजी पे समझिए उसको। आप कोई भी ट्रांजिशन का क्वेश्चन आता है जैसे, तो उसको आप इंटरलिंक करेंगे तो वो मदद मिलेगी उसमें। इसके बाद एक जो पार्ट ये है, पिछली बार ये भी कमी रह गई थी मेंस में कि वैलिडेशन नहीं हो पाया था, और जो एनरिचमेंट होता है, आप खूब सारा आपने पढ़ लिया, कंटेंट ओवरलोड हो गया, लेकिन कंटेंट वो जो चेक कर रहा है, जो एग्जामिनर है, उसको दिखना भी चाहिए। तो जब तक आप उसको एनरिच नहीं करेंगे, हाईलाइट नहीं करेंगे, जहाँ पे अगर मैप की रिसोर्स जहाँ जरूरत है, या तो जहाँ यूज कर सकते हैं मैप को, जैसे एग्जाम्पल के लिए कोई साइट का जो क्वेश्चन आ गया, जैसे हड़प्पा का क्वेश्चन आ गया साइट्स में रिलेटेड हो, या तो कोई ऐसा क्वेश्चन है जिसमें आप एग्जाम्पल के लिए कुछ पेज में आपको ट्रेड दिखाना है कि कैसे उन्होंने जो सिल्क रूट का ट्रेड है वो इंडिया से कनेक्ट किया। तो आप जब मैप पे फोकस करते हैं तो वो ज्यादा उसमें राइट, एग्जामिनर को दिखता भी है कि हाँ, इसको एक कॉन्सेप्ट पता है कि हाँ लिंकेज कर सकते हैं। दूसरी बात है कि हिस्टोरियोग्राफी हो गया। अब जो कमी थी पिछली बार मेंस में, तो हिस्टोरियोग्राफी का ऐसे जब आप आंसर लिखते हैं, तो एक स्ट्रक्चर जो मैं हो सकता है फॉलो कर रहा हूँ तो हेल्प किया हो। इसमें ये है कि जब आप स्टार्ट करें, इंट्रोड्यूस करें अपने आंसर को, तो उसमें आप प्राइमरी रिसोर्स है, या तो कोई ऐसा बहुत मेजर किसी हिस्टोरियन का व्यू हो, जो जैसे न्यूलिथिक रेवोल्यूशन है, तो उसमें वी गॉर्डन चाइल्ड का बहुत एक व्यू है उसमें रेवोल्यूशन के लिए। तो या तो प्राइमरी रिसोर्स है, जैसे कि एग्जाम्पल के लिए गुप्ता एज में आप जब कोई भी चीज लिखते हैं तो उसमें बहुत बड़ा सोर्स है उसके पुराण, राइट। तो वो यूज कर सकते हैं आप। जब आप आंसर लिख रहे हो तो जो कॉन्सेप्ट है उसको सब्सटेंशिएट करने के लिए हिस्टोरियोग्राफी, फिर उसको एक्सप्लेन करने के लिए इलस्ट्रेट का एग्जाम्पल दे सकते हैं। कि एग्जाम्पल में जैसे गुप्ता पीरियड में अगर कोई आर्ट एंड कल्चर है तो उसका एग्जाम्पल आप दीजिए साथ में। जब एग्जाम्पल देंगे तो उसमें ये प्रूव होगा कि हाँ आपको क्लैरिटी है आंसर को, और दूसरे आपके आंसर एनरिच होगा। तो ये चीजें इंप्रूव कर सकते हैं आप। और तैयारी ऐसे कि आप अच्छे से कीजिए, जो भी कर सकते हैं उसमें क्या है, एनरिचमेंट और रिपीट कंटिन्यूटी मेंटेन करना और प्रैक्टिस, तीन चीजें हैं। और चौथा, ट्रस्ट करें अपने रिसोर्स पे। ये कुछ चीजें हैं जो मैं रिकमेंड करूंगा। Okay, before they ask any question, like I would like to ask few questions. Since आपका ये दूसरा मीन्स था, जी। राइट? एक परसेप्शन जो लोगों में है कि आप पीवाईक्यूज कर लो, हिस्ट्री ऑप्शनल खत्म हो जाएगा। आप इससे किस हद तक सहमत हैं? आर यू डू यू अग्री विद दिस और यू डिसअग्री विद दिस? सर, पीवाईक्यू का रोल है, लेकिन चूंकि क्या है कि पीवाईक्यू एग्जैक्ट रिपीट नहीं होगा। थीम्स रिपीट हो सकती हैं, टॉपिक्स रिपीट हो सकते हैं, लेकिन राइट, उसका जो इंटरलिंकेज है, को रिलेशन, वो बदल जाएगा। राइट। तो जब तक आपको कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी नहीं है, या तो आपने उस जो जो टॉपिक है, जो थीम है, उसको आपने खुद से पढ़ रख नहीं रखा है, या तो आपने उस प्रोसेस को फील नहीं किया है, तो आपके आंसर में नहीं आएगा। तो राइट। हर बार पीवाईक्यू रिपीट नहीं होगा, थीम्स रिपीट होती हैं। और थीम्स रिपीट होंगे तो आप आंसर सेम लिखेंगे तो मार्क्स नहीं मिलेंगे। ये तो चीज आपने पीवाईक्यूज को किस हद, किस तरीके से मैंने आपने पीवाईक्यूज को कवर किया? इसमें जैसा कि एक तो जो आप पहले क्वेश्चन देखते हैं, हम्म। आप
इसका एक प्रोसेस आप मैं फॉलो कर बता देता हूँ, जैसे जो मैंने किया। हम्म पहले जो क्वेश्चन देखते हैं, आपने पढ़ा, हम्म पहले आपने पहले सिलेबस देखिए, हम्म फिर पीवाईक्यू देखिए, हम्म फिर पढ़िए, हम्म फिर उसके बाद आप जब पीवाईक्यू दोबारा देखेंगे तो हम्म आपके पॉइंट जनरेट होंगे। राइट आप ब्रेनस्टॉर्म करेंगे, कुछ करेक्ट करेक्ट ब्रेनस्टॉर्मिंग करेंगे, तो राइट पहले लिखना नहीं है, पहले ब्रेनस्टॉर्म करना है कि हम्म आप कितने पॉइंट जनरेट कर पा रहे हैं। हम्म तो इसमें एक जैसे आप, मैंने पिछले साल आपकी ही बुक यूज की थी, उसमें पीवाईक्यू सॉल्व जो, अच्छा पीवाईक्यू वाली जी, ओके हाँ ठीक है तो उसमें क्या है कि जब पीवाईक्यू सॉल्व की जो बुक मिलती है, तो हम्म जो आप मैंने देखी है उसमें, तो उसमें ये कह सकते हैं कि एक आइडिया मिलता है, रफ आइडिया, हम्म कि हाँ मैंने इतने पॉइंट जनरेट किए हैं हम्म और ये पॉइंट्स लैगिंग है अभी, हम्म या ये पॉइंट्स मैं सोच नहीं पाया या उस दिशा में मैं जा नहीं पाया। हम्म तो उसको अगर हम मिक्स करें, हम्म तो फिर जब अगली बार हम लिखेंगे तो वो ब्रेनस्टॉर्म वाले पॉइंट्स आएंगे, और साथ में जो हमको हेल्प मिली है बुक या रिसोर्स से, वो उससे मदद मिलेगी। बेहतर होगी जी ओके। हाँ मुझे लगता है ये बात आप लोगों को समझनी चाहिए ऑल दोज लाइक नो हु आर हैविंग इंटरेस्ट इन हिस्ट्री ऑप्शनल somehow that perception is very popular like is very much there that you cover all the PYQs and the syllabus should be done right। इन्होंने एक बहुत अलग और बहुत अच्छी बात कही जो मुझे बहुत अच्छी लगी, ये मैंने मतलब कभी ऐसा कुछ ये नहीं है कि मैंने किसी और के मुंह से भी सुना हो। हिस्ट्री में क्रोनोलॉजिकल अंडरस्टैंडिंग की एक अपनी अहमियत है, ठीक है, आप इसको इग्नोर नहीं कर सकते हैं। जी बिकॉज आपने एंशियंट पढ़ा एंड अगर आपको लगता है कि आपने मिडीवल से शुरुआत कर दिया, मिडीवल आपने ज्यादा एम्फेसाइज कर दिया, उसको ज्यादा पढ़ लिया, मुझे लगता है तो फिर आप कभी भी बिना एंशियंट के मिडीवल के साथ जस्टिस नहीं कर पाएंगे। मुझे लगता है जैसे अर्ली मिडीवल का पीरियड है राइट, अर्ली मिडीवल के पीरियड में खासियत क्या है कि आप अर्ली मिडीवल वो पीरियड है जो एंशियंट को और मिडीवल को कनेक्ट करता है। तो आपने अगर अर्ली मिडीवल का स्किप कर दिया तो कहीं भी आप मिडीवल के साथ वो जस्टिस कर ही नहीं पाएंगे जो आपने वो पढ़ने के बाद कर जी पाते। बिल्कुल। तो मुझे लगता है क्रोनोलॉजी की बहुत अहमियत है और इसी वजह से मैं कहता हूं कि जब लोग कहते हैं कि एनसीईआरटी पढ़नी जरूरी है क्या, एनसीईआरटी इसलिए भी जरूरी है कि अगर आप बहुत भारी भरकम किताबों पे नहीं जा रहे, तो अगर आपने एनसीईआरटी वो पुरानी वाली एनसीईआरटी अगर ढंग से पढ़ी है तो उसका बेनिफिट क्या होता है कि आप वो कंटिन्यूटी जो है बना लेते हैं, ठीक है। सो इन द बिगिनिंग यू शुड डेफिनेटली रीड एनसीईआरटी एटलीस्ट फॉर मेकिंग दिस कंटिन्यूटी। अगर आपको लगता है कि आप कहीं से क्लासेस कर रहे हैं और आपको लगता है कि सब्सटेंशियल मटेरियल मिल रहा है, फिर भी आपको एनसीईआरटीज पढ़नी चाहिए क्योंकि आपके दिमाग में एक रफ स्ट्रक्चर बैठी हुई पूरी हिस्ट्री की, और वो काफी हेल्प करती है। एक दूसरी बात इन्होंने एंशिएंट में आपने उसकी डीएन झा की एक बुक की बात की, जी एंशिएंट इंडिया। जी दैट बुक इज हाईली लाइक इग्नोर्ड बाय द बाय द लाइक एस्पिरेंट्स। एंशिएंट इंडिया वो किताब है जो मैं कहता हूं कि अगर उसमें से आप फैक्ट्स हटा दे और हिस्टोरियोग्राफी हटा दे तो एंशिएंट इंडिया का उस पतली सी किताब, मुझे लगता है हार्डली 100 पेजेस होंगे उस किताब में, और इतनी अच्छी कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में वो डेवलप करते हैं ना कि वो कॉन्सेप्ट मतलब आपको एंशिएंट के किसी भी क्वेश्चन को आप बाउंसर की तरह नहीं लगेगा, आपको लगेगा कि अच्छा ये कनेक्शन है जिसके बारे में वो पूछना चाह रहे हैं। तो दैट बुक इज वेरी मच ब्यूटीफुल राइट। सो एक और एक लास्ट बात जो इन्होंने हाईलाइट की, दैट्स आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, थीम्स रिपीट होते हैं, क्वेश्चन एग्जैक्टली रिपीट नहीं होते हैं। सो समहाउ यू नीड टू कम आउट फ्रॉम दिस परसेप्शन कि हमने सारे पीवाईक्यूज कवर कर लिए, क्योंकि कुछ लोगों को मैंने ये अप्रोच फॉलो करते हुए देखा है कि उनको लगता है कि पिछले 20 साल के जो है पीवाईक्यूज उन्होंने कवर कर लिया और हिस्ट्री का सिलेबस खत्म हो गया। आई थिंक दैट इज नॉट गोइंग टू वर्क बिकॉज लाइक इंटर रिलेशंस आर लाइक आर वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ द क्वेश्चंस आर बीइंग आस्क्ड लाइक विद इन दिस पर्टिकुलर पर्सपेक्टिव। सो दैट्स हाउ लाइक इट्स लाइक इट शुड बी प्रिपेयर्ड राइट। आंसर राइटिंग की आपको क्या लगता है, क्या अहमियत है, कितनी अहमियत है आंसर राइटिंग की? सर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप टेस्ट, मेन टेस्ट ही राइटिंग का है। आप पढ़ना एक जगह पे है, कंटेंट रिफ्लेक्ट करना आपके आंसर में, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। आप चूंकि थीम्स रिपीट होंगी, लेकिन आप जब लिखेंगे नहीं तो आप कैसे समझ पाएंगे आपने कितना पढ़ा और कितना रिफ्लेक्ट कर पा रहे हैं उसको। करेक्ट वेरी नाइस। लिखना जरूरी है, क्योंकि आप जब, जैसे पिछली बार मेंस में ऐसा हुआ था कि मैंने कम लिखा क्योंकि समय कम था, तो उस हिसाब से मैंने राइटिंग नहीं की आंसर राइटिंग ठीक की, है और वो मुझे रिफ्लेक्ट हुआ मेरे आंसर जब मैं लिख रहा था। हम्म जब आप रियल पेपर में लिखेंगे आंसर, तो होगा क्या कि आप मान लीजिए 3 पेज का आंसर है, हम्म 3 पेज का क्वेश्चन, 3 पेज आपको लिखने हैं, तो आप 2 पेज से लिखेंगे, तीसरा आपका कंटेंट नहीं होगा, ओके या कंटेंट नहीं होगा, या आपके पास जो कंटेंट होगा वो लिंक नहीं हो रहा होगा आपके बाकी 2 पेज से। ठीक है तो जो वो ब्रेक आएगा ना, वो चेक करने वालों को दिखेगा। हम्म तो जो अगर आप लिखते नहीं है तो वो वहां पे रिफ्लेक्ट नहीं होगा। तो आप जब लिख के, जैसे कुछ टॉपिक्स लिख के आप तैयार रखेंगे, हम्म और कुछ ऐसे क्वेश्चंस होंगे जो हो सकता है आपने डायरेक्टली ना देखे हो या सिलेबस में सीधे ना लिखे हो, लेकिन चूंकि आपने प्रैक्टिस कर रखी है लिखने की, हम्म तो उन क्वेश्चन में आप फंसेंगे नहीं। ओके आप अपने जो, आपका जो नॉलेज है, जो बैकग्राउंड आपके पास है, उस नॉलेज को यूज करके आप उन क्वेश्चन को भी अटेंड कर सकते हैं। ये प्रॉफिट है लिखने का। तो आप जब लिखेंगे तो आपको एक स्ट्रक्चर पता होता है लिखने का। तो जैसे आप कुछ, जैसे हिस्ट्री में है कि आप पॉइंट्स वाइज लिखना है या तो उसमें लिखना है पैराग्राफ वाइज में, हम्म तो वो डिपेंड करता है कि आपने जब पहले से ही कंटेंट लिखा होगा, हम्म क्वेश्चन लिखा होगा, तो आपको माइंड में होगा कि हाँ ये क्वेश्चन पॉइंट वाइज में लिखना है, ये पैराग्राफ में लिखना है। हम्म तो आप वहां फंसेंगे नहीं मेन। ओके दैट्स जी दैट्स अ वेरी गुड सजेशन कि आपके दिमाग में क्लैरिटी होनी चाहिए कि आप जो है आगे जो आंसर्स लिखने वाले हैं या इस टाइप के जो क्वेश्चंस आए हैं, whether you should go for a point format answer writing or like not the paragraph format। बट यहाँ से एक सवाल और आपने निकाला है कि जब आप आंसर लिखते हैं वो विच वन कैन बी कंसिडर्ड एज द आइडियल वन, वेदर लाइक यू शुड राइट पैराग्राफ फॉर्मेट, लाइक यू शुड फॉलो द पैराग्राफ फॉर्मेट, और यू शुड फॉलो द लाइक पॉइंट फॉर्मेट। सर, चूंकि जीएस और ऑप्शनल में थोड़ा सा डिफरेंस है, हालांकि दोनों के ही नंबर लिखने के ही हैं, लेकिन आप कह सकते हैं कि जो जो क्वेश्चन कॉन्सेप्चुअल हैं, जिसमें आप
दो लाइन या तीन लाइन में नहीं एक्सप्लेन कर सकते उसको, आपको एक लिंक दिखाना होगा तो उसमें आप चार पांच लाइन फिर भी लगेगी। राइट, तो आप लिखिए पॉइंट वाइज, लेकिन पॉइंट्स एक्सप्लेनेटरी होने चाहिए। ओके, फाइन, उसमें एक, अगर यूज कर सकते हैं हिस्टोग्राफी यूज कीजिए, नहीं तो एग्जाम्पल के साथ आप सब्सटेंशिएट कीजिए चीजों को। और आप जब ये प्रोसेस फॉलो करेंगे तो उसमें करीब चार पांच लाइन तो लगेंगी, तो वो आप एक छोटा पैराग्राफ ही हो जाएगा। तो आप एकदम पॉइंट वाइज में ना जाए, लेकिन अगर पॉइंट वाइज लिखेंगे तो क्या होगा, आसानी होगी आपको भी और सामने जो पढ़ने वाले हैं उसको भी। ये चीज है। एक और क्वेश्चन अनुज आपसे, ठीक है, जी थोड़ा इसका जो है क्या उसका अच्छे से आंसर करिएगा। आपने ग्रेजुएशन किया, पोस्ट ग्रेजुएशन किया, एंड आपने डीयू से किया, सिंस आई हैव बीन आल्सो एसोसिएटेड विद द डीयू, ठीक है, तो मुझे समझ में आता है कि डीयू में थोड़ा कंटेंट की क्वालिटी रहती है, ठीक है, जी मतलब जैसे ग्रेजुएशन भी आप करते हैं तो ठीक ठाक रीडिंग्स कराई जाती है आपको, ठीक है, जी अगर आपने अच्छे कॉलेज से कर रहे, डीयू के किसी ठीक ठाक कॉलेज से कर रहे हैं तो आपको ठीक ठाक कंटेंट जो है ग्रेजुएशन में कवर करते हैं। जब आप पोस्ट ग्रेजुएशन में जाते हैं, सो समहाउ यू आर गेटिंग द गाइडेंस ऑफ वेरी गुड टीचर्स, बिकॉज आपने जब शायद डीयू से किया होगा, उस समय सारे जो है धुरंधर लोग उस समय जी थे डीयू में थे, अब तो जी सब चले गए निकल के, जी ठीक है, उस समय तो थे। तो कहीं ना कहीं आप ये है कि कुछ एरियाज में आपकी समझ और आपकी अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी होगी, जो मास्टर्स में खासकर आप लोग जो करते हैं, या ग्रेजुएशन के भी कुछ टॉपिक्स हो, और कुछ एरियाज में हो सकता है कि कुछ एरियाज यूपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो इग्नोर्ड रह जाते हैं, क्योंकि आप जब ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन करते हैं तो सम हाउ यू एम्फेसाइज मोर ऑन सर्टेन थीम्स, ठीक है, या पेपर का नेचर भी ऐसा होता है कि किसी एक डायमेंशन पे ही ज्यादा बात करता है। माई क्वेश्चन इज दिस लाइक टू यू कि जब आप ग्रेजुएशन की इंफॉर्मेशन, आपको क्या लगता है कि कितना वर्केबल है या कितना आप इस्तेमाल कर सकते हैं यूपीएससी लिखने के समय, और क्या ये इंफॉर्मेशन इतनी जरूरी है कि इसके बिना कोई यूपीएससी कोई हिस्ट्री ऑप्शन ले ही नहीं सकता? आपको क्या लगता है? दो सवाल मैंने पूछे कि कितना रिफ्लेक्शन है यूपीएससी में, दैट्स नंबर वन, आपके ग्रेजुएशन की जी। सिलेबस की, और दूसरा, क्या किसी ने वो नहीं पढ़ा तो उसके लिए क्या एकदम से कोप अप करना मुश्किल हो जाएगा? इसमें पहले तो जो पहला क्वेश्चन है कितना कंटेंट को रिलेट होता है, उसमें एग्जांपल की जैसे आप सिलेबस में जाएंगे, हम्म, तो जो वहाँ ग्रेजुएशन का सिलेबस होगा, जो यूपीएससी सिलेबस है, हम्म, मोर और लेस कुछ टॉपिक्स होंगे जो जैसे आप कहेंगे वर्ल्ड हिस्ट्री में, तो वर्ल्ड हम्म, हिस्ट्री में यहाँ पे एनलाइटनमेंट से स्टार्ट होता है, वहाँ हम्म, उसके पहले नहीं है। करेक्ट, तो कुछ चीज़ें होंगी जो यहाँ नहीं है। हम्म, लेकिन दूसरी बात ये है कि जब सिलेबस अगर रिफ्लेक्ट हो रहा है यहाँ भी, हम्म, तो थीम्स रिपीट वही होनी है। करेक्ट, आप जब कॉलेज में पढ़ते हैं तो उसका ये हो सकता है कॉलेज की क्वालिटी और आपके नोट्स या जो पढ़ा रहे हैं उसकी क्वालिटी से आप एनरिच कर सकते हैं आंसर को। वेरी नाइस, जरूरी नहीं कि वो वही मतलब नेसेसिटी है, हम्म, क्योंकि वहां भी लोग वही बुक पढ़ रहे हैं जो बुक मार्केट में अवेलेबल है। राइट, कोई एक्स्ट्रा हो सकते हैं कुछ नोट्स अलग हों, लेकिन बुक्स तो सिमिलर ही होती हैं। तो आपको एक्सट्रैक्ट करना है इंफॉर्मेशन। राइट, एनरिचमेंट हो सकता है लेकिन एक्सट्रैक्शन आपका काम है वो हम्म। करना। तो ये दूसरा मैंने ये पूछा कि जो है क्या किसी ने अगर ग्रेजुएशन नहीं किया तो उसके लिए वो इन्फॉर्मेशन निकालना क्या बहुत मुश्किल है ऐसा? सर चूंकि क्या होता है, जब ग्रेजुएशन करते हैं तो हम एक प्रोसेस में आ जाते हैं। हम्म, आप कोई सब्जेक्ट जब पढ़ते हैं, अगर आपको आपने पहले से जैसे स्टार्टिंग में ही आपने सोच लिया कि ये मैं यूज करूंगा अपने ऑप्शनल में, ओके, तो जब आप उस ऑप्शनल को ग्रेजुएशन में पढ़ते हैं तो आप हम्म, उस प्रोसेस में आएंगे। हम्म, तो जो मैं बात कर रहा था क्रोनोलॉजिकल या तो ट्रांजिशन जो आंसर्स हैं, या तो जो हायरार्की बेस्ड जो या तो कनेक्शन है एक टॉपिक से दूसरे टॉपिक में, वो राइट, चीजें हैं वो कॉलेज में उनको सीखने को मिलती हैं। मतलब करेक्ट, वो डिपेंड करता है आपने पढ़ाई की नहीं की है, लेकिन मिलता है वहां पे ठीक मौका। है, तो इस पे ये जरूरी है कि वो चीज़ें हैं, कॉन्टेक्स्ट आपको मिलेगा, हम्म, आप उसको अपने आप यूज कर सकते हैं। जो जो बाई चांस ऐसे जो हिस्ट्री जिन्होंने नहीं किया नहीं किया, ग्रेजुएशन, या जो बाहर से आते हैं, हम्म, उनके लिए ये है कि आप जब भी बेसिक बुक पढ़ेंगे, स्टार्टिंग आप एनसीईआरटी से करेंगे, आप ऑप्शनल भी पढ़ रहे हैं तो आप पहले एनसीईआरटी पे देखिए। एनसीईआरटी बेसिक नॉर्मल एक बेस आपको देगा कि हाँ ऐसी स्टोरी थी, हम्म, ये स्टोरी आगे जाती है। हम्म, अब जब उसमें जीएस में आएंगे फिर ऑप्शनल में आएंगे, हम्म, तो ऑप्शनल में ये हो आप उस स्टोरी को यूज करके पीवाईक्यू का इस्तेमाल करके उसमें चीजें वो पुट कर सकते हैं जो नीड है एग्जाम की। ओके, तो करेक्ट, वो आपको जो मटेरियल अवेलेबल है बाहर, या जो टेस्ट सीरीज अवेलेबल है, या जो नोट्स अवेलेबल हैं, हम्म, उसको यूज करके वहां पे एनरिच कर सकते हैं। ओके, तो प्रोसेस में तो आपको आना पड़ेगा, आप चाहे बाहर से लीजिए अंदर से आइए उस एग्जाम मतलब आप कहना चाहते हैं कि थोड़ा आपके लिए जो है वो जी प्रोसेस थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होगा, मतलब थोड़ा कॉम्प्लेक्स होगा, जी लेकिन पॉसिबल है करना है, बिल्कुल बिल्कुल, जी ओके। ग्रेजुएशन करने से आपके साथ लेकिन ये हो जाता है कि आप चीजें थोड़ी सी आप उस प्रोसेस में ऑलरेडी आ जाते हैं, बिल्कुल तो आपके लिए शायद थोड़ा सा ड्यूरेशन वो जी कम हो जाएगा। परफेक्ट, परफेक्ट। सो आई गेस लेकिन वी आर जस्ट डन विथ आर थिंग्स, ठीक है, जो हम बात करना चाहते थे, ठीक है। ठीक अब अगर आपके कुछ स्पेसिफिक क्वेश्चंस हैं, लेकिन फील फ्री टू आस्क दोस क्वेश्चंस, लेकिन so Anuj is here, like, I am also here, right? So if there is any specific question in that case, we'll answer. Like, ठीक है, okay, fine. So there are already certain questions, लेकिन एक क्वेश्चन तो शायद मैंने पूछ ही लिया है कि ठीक अगर मैं हिस्ट्री से नहीं हूँ, मेरा हिस्ट्री का बैकग्राउंड नहीं है, तो whether I can take history as an optional or not. So I believe that this answer you have already got कि hardly matters. You need to come to that process. That's a very important like thing.
आपको उस प्रोसेस पे आना पड़ेगा। और आपको लगेगा कि ऑल ऑफ ए सडन अगर आपने कोई नोट्स उठा के पढ़ लिए और आपको लगता है कि आप उस नोट्स को पढ़ने से उस प्रोसेस में आ जाएंगे, तो वो नहीं है। इन्होंने पहले भी कहा कि क्रोनोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट है हिस्ट्री में, और मुझे भी लगता है कि क्रोनोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट है। बिकॉज हिस्ट्री में मुझे लगता है सोसाइटी का एक फ्लो है जो हम पढ़ रहे हैं। जी तो जब तक आप ये नहीं पढ़ेंगे कि स्टेट फॉर्मेशन कैसे हो रहा है, तब तक आप मिडिवल स्टेट को समझने की हालत में नहीं जी होंगे। जी या फिर आप तब तक अर्ली मिडिवल में स्टेट का क्या स्पेसिफिक नेचर है वो समझने की हालत में नहीं होंगे। जब तक आप एंशिएंट सोसाइटी का डेवलपमेंट नहीं पढ़ते, तब तक आप अर्ली मिडिवल में कास्ट सिस्टम कैसे इवॉल्व हो रहा है ये समझने की जी हालत में नहीं होंगे। तो क्रोनोलॉजी तो 100% है, ठीक है, दैट इज लाइक अनडाउटेडली वेरी इंपॉर्टेंट, उसमें कोई सेकंड थॉट नहीं है। तो मुझे लगता है कि आपको उस प्रोसेस पे आने के लिए शायद थोड़ा एक्स्ट्रा वर्क देना पड़ेगा, बट देन इट्स लाइक वेरी मच पॉसिबल फॉर यू। ओके फाइन। ओके, नोट्स मेकिंग, बुक्स के नोट्स कैसे बनाए, ठीक है, दिस इज वन क्वेश्चन। अनुज, दिस इज जी फॉर यू ओनली। तो जैसे नोट्स हैं, अब बुक्स हालांकि कि सिलेबस है तो बल्कि थोड़ी होंगी। इसमें आप ये कर सकते हैं कि कुछ ऐसे टॉपिक्स होंगे जिनमें हो सकता है मार्केट में नोट्स अवेलेबल हों, अच्छे हों, तो आप उनको यूज कर सकते हैं। लेकिन आपको अंडरस्टैंडिंग डेवलप करने के लिए वो बुक यूज करनी है, लेकिन उस बुक को पूरा याद नहीं करना है। जैसे आप बात करेंगे एग्जाम्पल के लिए, जैसे बहुत कहते हैं लोग कहते हैं भूपेंद्र सिंह अच्छी बुक है, लेकिन वो बड़ी भी बहुत बुक है, वो बुक बड़ी है। तो अब कैसे पढ़ें उसको? तो उसका सोल्यूशन ये है कि उनमें कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं उस बुक्स में, जैसे सोसाइटी और इकोनॉमी, ये तो दो पोर्शन हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है हिस्ट्री के लिए। तो आप उस टॉपिक, आप जब देखते हैं उस किताब को, तो जो सोसाइटी का जो लिंकेज होगा, जो इकोनॉमी का लिंकेज होगा, उसमें एक रिलेशन होगा हर उसमें एजेस में। तो आप उस पर फोकस कीजिए, उसके आप शॉर्ट नोट्स खुद बनाइए जो आपके अंडरस्टैंडिंग है। आप हो सकते हैं उसको छोटे वर्ड्स में लिख सकते हैं, या उसको सब नोट्स से बना सकते हैं, तो यूज कर सकते हैं। और जहाँ पे आपको लगता है कि बहुत बल्कि है, तो आप यूज कर सकते हैं नोट्स जो बाहर अवेलेबल है नोट्स। लेकिन उनको भी पूरा याद नहीं करना है, वो कोशिश कीजिए कि अपने वर्ड्स में उसको लिखिए। और कितना आप छोटा कर सकते हैं चीज़ों को, क्योंकि बहुत बड़ा याद लिखने में समस्या ये है कि आप याद नहीं उसको दोबारा। आप नोट्स से आपने कोई चीज़ उठाई, फिर आपको दोबारा अपने नोट्स में लिखेंगे, आप सेम चीज़ आप उतार देंगे तो कोई फायदा नहीं है उसका। तो कोशिश कीजिए कि छोटा कीजिए उसको, आपके जो अंडरस्टैंडिंग आपने डेवलप की है उसको वहाँ पे लिखिए। तो ये इंपॉर्टेंट है। मैं एक और बात आपसे ऐड करूंगा यहाँ पे, अपने किसी ने और भी ये सवाल पूछा कि बल्कि बुक्स के हम नोट्स कैसे बनाएं। ये किताबें बल्कि हो सकती है, वो उनका काम है बल्कि किताबें बनाना, आपको अपनी रिक्वायरमेंट वहां से निकालनी है, जी ठीक है। बहुत लेकिन क्लियर रही उस चीज में कि किताबें जो लिखी गई है वो आपके लिए नहीं लिखी गई थी। उपिंदर सिंह की बुक यूपीएससी वालों के लिए नहीं लिखी गई थी, जी सतीश चंद्र की बुक यूपीएससी वालों के लिए नहीं लिखी गई थी। तो उन्होंने अपनी किताब लिखी है जो प्रिसाइजली उन्होंने अकेडमिक वर्ल्ड के लिए लिखी थी। कॉलेज का। आप सिलेबस को देख के आपको ये निकालना है कि आपके काम का कितना है। और अगर आपको, मुझे लगता है कि इतनी विजडम डेवलप नहीं कर पा रहे हैं कि आपको ये नहीं समझ पा रहा है कि आपकी रिक्वायरमेंट क्या है, तो फिर मुझे लगता है कि वो जर्नी थोड़ी टफ हो जाएगी। तो इसीलिए लाइक बाय सीइंग द PYQs अंडरस्टैंड दैट लाइक द डिमांड्स, द लाइक द नेसेसिटी ऑफ दिस लाइक ऑप्शनल पेपर, एंड देन लाइक मेक द नोट्स एज लाइक ही सेड। ओके। एक किसी ने पूछा है कि क्वालिफिकेशन बीकॉम और एमकॉम है तो क्या ऑप्शनल मैनेजमेंट सेलेक्ट कर सकती है। आप बिल्कुल, वो आपकी चॉइस है। मुझे लगता है कि अगर आपने बीकॉम और एमकॉम किया हुआ है तो मुझे लगता है कि मैनेजमेंट आपकी पहली चॉइस होनी चाहिए, जी क्योंकि आप उस प्रोसेस में जा चुके हैं। जो ये कह रहे थे वो बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि आपने अगर उस प्रोसेस में गए हैं तो फिर उससे इतर या उससे अलग हटके दूसरा ऑप्शन लेना बुद्धिमानी का काम नहीं है। अगर आपने थोड़ा बहुत भी ढंग से पढ़ाई की है, थोड़ी बहुत भी ढंग से पढ़ाई की है, अपने सिलेबस को देखा है, तो यू विल बी ऑलवेज फीलिंग दैट कंफर्ट। या वन थिंग यू नीड टू मेक श्योर कि आपके पास जब आप ऑप्शनल उसको लेते हैं तो आपके पास क्या रिसोर्सेज हैं जो मैं आपको सही तरीके से गाइड कर सके, ये देख लीजिएगा, क्योंकि जरूरत पड़ती है। जैसे आप, कई बार मैंने देखा है कुछ ऑप्शन ऐसा बच्चे सेलेक्ट कर लेते हैं और जब उनको मींस लिखना होता है, दे हैड बीन लुकिंग फॉरवर्ड टू गेट एनी टेस्ट सीरीज फॉर दैट एंड दे आर नॉट फाइंडिंग इट, ठीक है ही नहीं, कोई टीचर ही नहीं मिल रहा है उनको। तो वो मुझे एक प्रॉब्लम होती है, तो मुझे लगता है कि उसको थोड़ा सा ध्यान में रखना है। जी ओके। अब लंबे लंबे क्वेश्चन आ रहे हैं, आई बी जस्ट लाइक on history optional batch 2 and you said that they are going to start like medieval history first and ओके हाँ, लेकिन मैंने बिल्कुल कहा था ये, जिसने भी पूछा है, आई एम नॉट एबल टू फाइंड आउट योर नेम, बट मैंने ये भी कहा था कि हम जब जरूर बिल्कुल अर्ली मिडिवल से शुरू कर रहे हैं। लेकिन मैंने ये भी कहा था कि उसके पहले मैं कुछ क्लासेस लूंगा, और उस क्लासेस लेके जिस कॉन्टिन्यूटी की बात कर रहे थे वो कॉन्टिन्यूटी में बनाऊंगा, ठीक है। इवन आई एम ऑल्सो कॉन्शियस फॉर दैट। और इसीलिए मैंने कहा था कि जब हम मर्ज करेंगे तो हम पहले ही कुछ क्लासेस लेंगे और क्लासेस लेके हम वो कॉन्टिन्यूटी बनाएंगे, और वो मैं सारे स्ट्रक्चरल चेंजेस डिस्कस करूंगा, जो स्ट्रक्चरल चेंजेस जो है आपको कनेक्ट कर सके। तो दैट इज माय रिस्पॉन्सिबिलिटी, आई विल डू इट, ठीक है। Graduation in history, like somebody else is asking, Swati, so I have done graduation in history, have taken admission in IGNU Masters 2026. I have covered lectures. Maybe that didn't help. How do I proceed further, like with respect to 2027, even after reading once, how to get about it further? Revision. What does revision actually mean? Specified.
So basically, she is asking कि she has already gone through that process, ठीक है? But then somehow yet now, like if she is not like feeling very comfortable, so now she is asking कि how to like make this revision, how to do this like revision, and उसमें मतलब exactly किस तरीके से revision करना है ये इनका पूछा है। इसका एक जो हो सकता है आपके काम आए कि हम्म जब आप कोई क्वेश्चन देखते हैं, आप टॉपर्स का आंसर उठाइए या तो इन जनरल आप पीवाई की उठाइए, उस पर आप ब्रेनस्टॉर्म कीजिए। हम्म आपने पढ़ा होगा, कुछ तो पहले पढ़ाई की होगी आपने, जो टॉपिक का जो भी आपने पढ़ा है, एक दो बार जिसको पढ़ा है आपने, उसका पीवाई क्यू देखिए, और या तो उसका किसी भी कोचिंग जो अवेलेबल है बाहर, टॉपर्स आंसर आंसर है उनको देखिए, उसी क्वेश्चन उस टॉपिक से क्वेश्चन देखिए, फिर उसको ब्रेनस्टॉर्म कीजिए हम्म कि आपके पास कितना कंटेंट है, हम्म आपके पास कितनी हिस्टोरियोग्राफी है और कितना आपका एग्जाम्पल है। right। ठीक है, ये तीन चीजें हैं। आप जब इसको ब्रेनस्टॉर्म कीजिए, फिर एक मतलब फ्यू पॉइंट्स में आप पुट आउट कर सकते हैं इसको कि हाँ ये मेरे पास है। फिर जब दोबारा टॉपर्स का आंसर या तो पीवाई की जो सोल्यूशन है उसको आप देखेंगे, तो आपको समझ में आएगा हाँ यहाँ मैं लैग कर रहा हूँ, हम्म या तो यहाँ ये पॉइंट्स हो सकता है मैं और अच्छा लिख सकता था, हम्म या तो मैं इस डायरेक्शन में जा सकता था। हम्म तो ये आपके ऊपर है कि आपने जो आप ये कोरिलेशन है कि जो आपके पास कंटेंट है, जो चाहिए कंटेंट, हम्म उसको ब्रिज जो है ना वो क्रॉस आपको ही करनी पड़ेगी, बस वो ढूंढना पड़ेगा आपको आप कहाँ पे लैग कर रहे हैं। ओके। ये इंपॉर्टेंट है। तो मुझे लगता है कि ये जो प्रोसेस है, इस प्रोसेस को रिवीजन में हम जी। इंक्लूड कर सकते हाँ, हैं। तो जब रिवाइज कर रहे हैं तो आप ब्रेनस्टॉर्म कीजिए उससे पहले। ओके। अब तो उसमें आपको समझ में आ जाएगा हाँ ये रिवाइज यहाँ पे हमें जैसे ये हम रिवाइज करते हैं कोई चीज़, हम्म तो हमको लगेगा कि हम याद नहीं हो रहा है चीज़ें, या तो हम्म ये हम नहीं हमको समझ में आ रहा है, हम्म तो या तो आप थोड़ा क्लैरिटी, थोड़ी कॉन्सेप्ट में थोड़ी दिक्कत होगी, आप उसको बैकग्राउंड में वो जनरेट नहीं हो पा रहा है कि क्या लिंकेजेस है इसमें, या तो हम्म वो रिफ्लेक्ट नहीं होगा आगे चल के आपका, तो या तो आप उस पर थोड़ा काम कर सकते हैं। हम्म दूसरा ब्रेनस्टॉर्म कीजिए, आप पीवाईक्यू को देखो, जब सॉल्व क्वेश्चन हैं उनको आप देखिए एक बार। Okay, somebody is asking like about the book list. I think more or less like he has discussed about it. So I think इन्होंने एंशियंट के लिए जो बात कही, एंशियंट के लिए इन्होंने कहा कि आप इसकी डीएन झा की जो पत्ते किताब है एंशियंट इंडिया, और उन्होंने उपिंदर सिंह की प्रोफेसर उपिंदर सिंह की बात की, दो किताबें। आई थिंक लाइक बहुत बहुत पॉपुलर सोर्सेस है। डीएन झा की एंशियंट इंडिया कोई नहीं पढ़ते, बट मैं भी बच्चों को रिकमेंड करता हूँ कि पढ़नी चाहिए। अगर आप जो है सेल्फ प्रिपरेशन करें तब तो 100% पढ़नी चाहिए। मिडीवल के लिए ही सेड अबाउट सतीश चंद्र एंड विपुल सिंह, राइट? यस दिस इज व्हाट ही हैज डिस्कस। मॉडर्न के लिए अनडाउटेडली अनडिस्प्यूटेड बुक लाइक यस सर। चैंपियन शेखर बंदोपाध्याय, और उस किताब को पढ़ने का जरिया जो है थोड़ा अलग होना चाहिए, तरीका अलग होना जी चाहिए। बिल्कुल। क्योंकि अगर आपको लगता है कि नॉवेल की तरह पढ़ेंगे, जैसे मैं वो किताब अगर कभी भी अभी भी पढ़ने बैठता हूँ तो मुझे इतना मजा आता है कि लगता है कि मैं पेजेस पलटता जाऊँ, उसको पढ़ता जाऊँ, लेकिन मुझे लगता है थोड़ा सावधान होकर पढ़ने की जरूरत है। आपको निकालनी पड़ेगी उसमें से बिल्कुल चीजें। उसमें एक्सट्रैक्शन करना है करके। एग्जैक्टली exactly। जब ये बहुत आप इंपॉर्टेंट है। जब टॉपिक देखते हैं, आप सिलेबस का कोई टॉपिक देखते हैं, पीवाईक्यू देखते हैं, तो आपको समझ में आएगा कि हाँ ये लिंकेज, एग्जांपल के लिए जैसे पिछले एक दो साल पहले क्वेश्चन आया था रिगार्डिंग पार्टीशन का, कुछ क्वेश्चन था, राइट। तो हाँ। उसमें वो पार्टीशन का डिबेट दिया हुआ है, तो वो जो डिबेट है, जो हिस्टोरियोग्राफी है, वो वहाँ वहीं से उठाई गई है बेसिकली। आयशा जलाल है, मुसरत जी जी हसन है, ये बिल्कुल सारे जी, लोग हैं। ये हाँ एंटेलवेट हाँ। और ये सब है। ये हाँ हाँ। तो ये जब आप बुक पढ़ेंगे तो आपको, अगर आपने पहले से पीवाईक्यू और क्वेश्चन और टॉपिक देखा होगा, तो आपको समझ में आएगा हाँ ये काम की है, ये इंपॉर्टेंट है, तो आप उसी साइड उसी एक पॉइंट करेक्ट, से उस वेरी पर राइट करेंगे। वेरी राइट। इसका एक एग्जांपल मैं और ऐड करना चाहूंगा। इन्होंने एक क्वेश्चन पूछा था कि परमानेंट सेटलमेंट में उन्होंने पूछा था कि जो है वो फिजियोक्रेटिक आइडियोलॉजी कैसे एप्लीकेबल है यहाँ पे। जी अब ये लाइन आप शायद एक वर्ड है जिसको आप स्किप कर सकते हैं, लेकिन पढ़ते समय आपके दिमाग में क्वेश्चन आना चाहिए कि ये फिजियोक्रेटिक आइडियोलॉजी किस चिड़िया का नाम है। जी तो मुझे लगता है इतना अटेंटिव होना पड़ेगा। बट शेखर बंदोपाध्याय इज अनडाउटेडली अनडिस्प्यूटेड लाइक सॉर्ट ऑफ लाइक सोर्स फॉर अस विदाउट एनी डाउट। ठीक है, ओके, मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा, वर्ल्ड के लिए जो है इन्होंने कहा था कि इन्होंने कुछ क्लास नोट्स रेफर किए थे। ठीक है, क्लास नोट्स इनके उसके कॉलेज के भी नोट्स थे, क्लास नोट्स भी थे। बट एक चीज इन्होंने मिस कर दी है, जानबूझ के इन्होंने मिस कर दिया है, दैट इज द वर्क ऑफ विच वन? जॉन मैरीमन से। जॉन मैरीमैन इन्होंने चूंकि पढ़ा। वो ठीक है, बुक तो कॉलेज में मुझे मिली थी, तो जब मैं पढ़ाई कर रहा था तो मुझे काफ़ी इंटरेस्टिंग लगी। हाँ, एक तरह से आप जब किसी बुक को पढ़ते हैं ना, तो आप उससे स्टोरी आप निकालते हैं चीज़ें कि आप उस कॉन्टेक्स्ट में जाएंगे, फिर कॉन्टेक्स्ट आप समझेंगे, तो हो सकता है बहुत ऐसा आप उस जैसे नोट्स होते हैं कोचिंग के, तो आपको एकदम स्ट्रक्चर वे में लिखे होंगे पॉइंट वाइज, वो ना हो उसमें, हाँ, लेकिन जो अंडरस्टैंडिंग डेवलप वो बुक कराती है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। करेक्ट। तो आप अंडरस्टैंडिंग डेवलप करेंगे तो पॉइंट्स अपने आप जनरेट कर लेंगे। ये एक मैं बात यहाँ पे ऐड करना चाहूंगा। मैंने बार बार एक बात कहता हूँ, सक्सेस का कोई फिक्स फॉर्मूला नहीं होता है कभी। ठीक है, हो सकता है कि आपकी फ्रीक्वेंसी किसी एक बुक के साथ मैच करती है। ठीक है, और ऐसा नहीं कि एक किताब में कंटेंट एकदम जो है एट पार है, एकदम अलग है, ठीक है, दूसरी किताब में एकदम घटिया कंटेंट है, ऐसा नहीं होता है। हर किताब की अपनी वेटेज होती है, लेकिन उसमें मुझे लगता है 20% 30% की वेरिएशन होती है। आपकी फ्रीक्वेंसी जिसके साथ मैच करती है आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो इन्होंने बिल्कुल एक नई किताब पढ़ी, क्योंकि यूजुअली मेरीमैन जो है हम ग्रेजुएशन के टाइम पे इस्तेमाल करते हैं, बट यूपीएससी वाले जो है कभी इस्तेमाल नहीं करते हैं। मुझे लगता है यूपीएससी वाले मैक्सिमम जो है वो जानन माथुर तक जाते हैं, या वो जो है नॉर्मल हुई।
नॉर्मल वेव का करते हैं, या देयर इज लाइक रंजन चक्रवर्ती जी करते हैं, ठीक है, दीज आर द लाइक नॉर्मल बुक्स बीइंग यूज्ड, बट देन इट इज वेरी सब्जेक्टिव, राइट? आपकी फ्रीक्वेंसी, अगर आपको लगता है कि इस किताब को पढ़ते समय आपको लगता है कि आप बहुत बेहतर उससे कॉम्प्रीहेंड कर पा रहे हो उसको, बेधड़क पढ़िए, ठीक है। हाँ, वो किसी अकेडमिक राइटर की बुक होनी चाहिए, वो किसी, आजकल बहुत सारे नए हिस्टोरियंस भी, बडिंग हिस्टोरियंस जिसको कहते हैं, उनका सब्जेक्ट से कोई लेना देना नहीं, वो भी आ गए हैं, तो वैसी किताबें नहीं है, ये चीज ध्यान रखिएगा। ओके, मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। स्ट्रैटेजी एप्लीकेबल फॉर अदर ऑप्शनल एज वेल। 100% ऑप्शनल, मोटा मोटी ऑप्शनल के लिए जो है एक ही स्ट्रैटेजी होती है, हिस्ट्री के लिए कहीं कहीं थोड़ी सी वेरिएशन है, वो ध्यान में रखना है। So this is answer. Book list is done. So somebody has wished, like, no, his Biswabandhu. Congratulations. Like, no, questions. I opt history as my option. Will I still need to prepare general studies separately? First question ये है कि क्या उनको जनरल स्टडीज सेपरेटली करना चाहिए, मतलब इज ही सपोज टू डू? इसमें मैं एक चीज बताना चाहूंगा कि जैसे जीएस जनरल स्टडीज है और ऑप्शनल है। ऑप्शनल आपसे वो कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी चाहता है, और जीएस है जो उसके बारे में जानना चाहता है। एक एनालिसिस पार्ट हो गया और एक नॉर्मल इंफॉर्मेशन पार्ट हो गया। हालांकि आप जैसे आप देख सकते हैं एक आध 2 साल से ऐसा हो रहा है कि जीएस में भी कुछ क्वेश्चन ऑप्शनल के आ अरे जाते हैं। हाँ, ठीक। जैसे कि इस बार एक हड़प्पन का एस्थेटिक करके कुछ आया था, करेक्ट है। और चंदेल का आर्किटेक्चर आया था, जो कि जनरल लोग नहीं पढ़ते। नहीं पढ़ते, और राइट। तीसरा अभी इस साल जीएस में ही, मतलब जितने सिलेबस के पॉइंट हैं, हम्म। एंशियंट, मॉडर्न, सॉरी एंशियंट, अर्ली मिडीवल, मिडीवल, हम्म। मॉडर्न, हम्म। पोस्ट इंडिपेंडेंस, वर्ल्ड हिस्ट्री, इन 6 से 6 क्वेश्चन आए थे। हम्म। तो अब नॉर्मल जो जीएस का स्टूडेंट होगा, हो सकता है उसके लिए ये टफ थोड़ा हो, मुश्किल हो क्योंकि जाएगा। सारे टॉपिक्स कवर करना वो मेंस के लिए वो थोड़ा हेक्टिक हो जाएगा। हम्म। लेकिन ऑप्शनल में आप वो नॉलेज यूज कर सकते हैं वहाँ पे। बस आपको जो एनालिसिस, जो हिस्टोरियोग्राफी वाला पार्ट है, और जो आंसर राइटिंग स्किल्स है, वो थोड़ी चेंज करनी होगी वहाँ पे। आप उस आंसर में आपका कंटेंट ओवरलोड ना हो, फैक्ट्स और ज्यादा फोकस कर सकते हैं। और जो अरे इन्होंने बहुत सही तरीके से आंसर कर दिया इसको, कि देखिए कंटेंट तो, और मोरलेस कंटेंट तो नहीं कहूंगा मैं, थीम जो है वो सेम ही रहेंगे, ठीक है। अब थीम का ट्रीटमेंट थोड़ा बदल जाता है। ट्रीटमेंट आज जब आप ऑप्शनल में कर रहे हैं तो वहां पे कॉन्सेप्ट रखना है, हिस्टोग्राफी रखनी है, थोड़ी एनालिसिस रखनी है। जब आप जीएस पे आंसर कर रहे हैं तो हो सकता है कि वही सेम थीम को इस्तेमाल करेंगे, यहाँ पे थोड़े फैक्ट्स ज्यादा रखने हैं, ठीक है, चीजों को इंफॉर्मेशन बेस्ड बनाना है, ठीक है, वहां पे कॉन्सेप्ट बेस्ड बनाना है, यहाँ पे इंफॉर्मेशन बेस्ड बनाना है। आई थिंक इट्स अ वेरी सिंपल एंड लाइक प्लेन आंसर। Being a working professional, is it like in a PSU, it is feasible to comprehensively cover the history optional syllabus alongside job responsibilities? इसका आंसर आप ही करिए, सर, जॉब के साथ इज इट पॉसिबल? हालांकि मैं जॉब में नहीं था, तो लेकिन इसका ये चीज़ हो सकती है कि आप चीज़ों को शॉर्ट फॉर्मेट में कर सकते हैं। जैसे कि आपने सिलेबस पढ़ा, आप अगर उसको जैसे आप अंडरस्टैंडिंग है कोई, आप डेवलप करते हैं उससे, अब उसको छोटे फॉर्मेट में लिखेंगे या तो शॉर्ट नोट्स करेंगे, या तो दूसरा तरीका हो सकता है कि आपके रिसोर्स आपने अच्छे चूज किए हों। तो उस रिसोर्स और जो आपके जो भी अवेलेबल मार्केट में है, तो जो आप चूज करते हैं वो अगर आपने अच्छा चूज किया है, तो आप, हालांकि समय लगेगा, लेकिन आप अगर अंडरस्टैंडिंग करके और उसमें यूज करके थोड़ा कम समय, मतलब कम समय का उसको कर दें, उसको शॉर्ट में करेंगे उसको, तो आपका जो समय है वो बचेगा बाद में रिवीजन के लिए। ये कर सकते हैं। मुझे लगता है कि आपके लिए थोड़ा जरूरी है ऑर्गेनाइज होना। जी देखिए, ऑप्शनल की एक रिक्वायरमेंट है, ठीक है, मतलब पॉइंट इज दिस कि इनफैक्ट कोई भी ऑप्शनल ले आप, एक वक्त मांगती है वो। अब वो वक्त आप कितने घंटे देके कर पाते हैं? अगर आपको मैं ये कह दूं कि आपको वो करने के लिए, हैप्पी करने के लिए कि नहीं नहीं तो इसके साथ भी हो जाएगा, आप कम वक्त दीजिए थोड़ा, ऐसा नहीं है। वो टाइम तो वो कंज्यूम करेंगे, आपको थोड़ा शायद ज्यादा, इनको अगर शायद 6 महीने लग रहे हैं ऑप्शनल प्रिपेयर करने में, आपको हो सकता है 8 महीने लगेंगे या 9 महीने लगेंगे, ठीक है, वो टाइम का गैप होगा, लेकिन हाँ, पॉसिबल तो है। और हर ऑप्शनल में, आप किसी भी ऑप्शनल में जाएंगे, कहानी तो सेम रहेगी। अगर किसी ऑप्शन को करने में 5 महीने लग रहे हैं आपको, तब भी 2 ढाई महीने ज्यादा लगेंगे, तो इट्स लाइक दैट ओनली, ठीक है। बट देन एवरीथिंग इज पॉसिबल। मुझे लगता है कि आई वुड लाइक टू रेफर ईश्वर कांदू, और मुझे, मेरे लिए वो इंस्पिरेशन है, ठीक है। दो ही वाज माय स्टूडेंट एंड ही इज लाइक, आई ऑलवेज प्राउडली से हिज नेम बिकॉज ही वाज द हाईएस्ट स्कोरर इन हिस्ट्री ऑप्शनल। 316 नंबर आए थे अभी तक हिस्ट्री में, मेरे हिसाब से वो हाईएस्ट है 500 वाले फॉर्मेट में। कि वो एक पीएसयू में जॉब करते थे, उड़ीसा में पोस्टेड थे, और उन्होंने कहा, अच्छा, उनकी पोस्टिंग जो है वो ऑफिस वाली नहीं थी, फील्ड वाली थी। तो प्रॉब्लम क्या था कि वो कहते थे कि मैं फील्ड में तो किताबें लेके नहीं बैठ सकता ना, मतलब जो आप उसमें जो प्लांट होते हैं उसमें उनकी ड्यूटी लगती थी। तो इंजीनियर था वो भी, ठीक है, तो उसने कहा कि मैं वहां नहीं बैठ सकता था। तो उसने कहा कि मैंने लाइफ में, लोग घंटे जोड़ते हैं, मैंने मिनट जोड़ने शुरू किया। उसने क्या कहा कि मैंने लंच ब्रेक 1 घंटे का होता था, आई विद इन 15 मिनट्स आई यूज टू फिनिश माई लंच एंड 45 मिनट्स आई यूज टू यूटिलाइज। So I think that temperament is needed. Anything is possible. Any like day it is possible. So it is all depending up to you.
The strategy is applicable for other option undoubtedly, like more or less it's very much applicable, ठीक है। तो मुझे लगता है कि बहुत फर्क नहीं होता है। इन्होंने कॉन्सेप्ट की बड़ी अहमियत होती है किसी भी ऑप्शनल पेपर में, और ज्यादातर दूसरे ऑप्शनल पेपर में मुझे समझ में आता है कि पेपर वन इज ऑल अबाउट कॉन्सेप्ट्स, थिंकर्स होते हैं उसमें, तो उसमें तो कॉन्सेप्ट्स होता है। और मुझे लगता है कि यही चीज हिस्ट्री में भी एप्लीकेबल है। पेपर वन में आपसे जो एक्सपेक्ट करते हैं वो कॉन्सेप्ट एक्सपेक्ट करते हैं, पेपर टू में थोड़ी उनकी एक्सपेक्टेशन फैक्चुअल होती है, थोड़ी कम होती है, मतलब बहुत ज्यादा वो जो है वो नहीं होती, कॉन्सेप्चुअल नहीं होती है। Answer writing and how to write intro and conclusion, right? I think when it comes to intro and conclusion, like so we'll come up with another session, ठीक है, और जिसमें हम आएंगे, बाद में आएंगे, लेकिन अभी नहीं आएंगे, ठीक है। उसमें हम प्रॉपर एक आंसर राइटिंग पे हम सेशन कर लेंगे, ठीक है, उनके साथ, या फिर एक गूगल मीट टाइप जो है वो हम कर लेंगे, बट अभी नहीं, बिकॉज सी इज लाइक ही इज राइटिंग दिस अटेम्प्ट ऑल्सो, so we won't disturb it, but then after the pre, like most likely I'll come up with one session, such session, and in fact हम दोनों मिलकर उसमें बात कर लेंगे, balance the how to, like balance the factual memorization and conceptual clarity in history preparation। इसका आंसर आप ही करिए, मैं उसके बाद ऐड कर दूंगा अगर कुछ मुझे। हाँ, जैसे पहला तो कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी का जो है क्वेश्चन है, तो उसमें आप जब कुछ चीज़, जब खास करके जो बुक है, बेसिक बुक्स हैं, आप जब उनको पढ़ेंगे तो एक आप अंडरस्टैंड डेवलप करेंगे उससे। क्या करेक्ट। जैसे एग्जांपल के लिए जैसे मौर्य एम्पायर है, हम्म। तो सेंट्रलाइजेशन का उसमें एक टॉपिक आता है कि हम्म। सेंट्रलाइज था या नहीं था। तो आप जब उसके फीचर्स देखेंगे हम्म। तो आपको समझ में आएगा खुद ही कि हाँ, मतलब हायर जो ब्यूरोक्रेसी थी वो सिलेक्टेड थी, हम्म। पेमेंट वेज के थ्रू होता था, उसके बाद स्पाई सिस्टम था, कई सारे एग्जांपल हैं। तो राइट। आप जब ये अंडरस्टैंड करेंगे तो ये तो आपके अंदर डेवलप हो गया, हाँ सेंट्रलाइज एक लेवल तक सेंट्रलाइज था। अब जो फैक्ट की बात है, तो जब आप ये जब लिखेंगे कि हाँ सेंट्रलाइज था, या तो एस्पियोनिक्स था, या हायरार्की थी, या पेमेंट सिस्टम था, तो वहाँ पे एग्जांपल देना है आपको कि जैसे धम्म महामात्र है, या तो जो ऑफिसर्स थे वो, उन्होंने आप जो एक जो केंद्र का जो सेंट्रल का जो फरमान होता है, या जो मतलब कह सकते हैं आप उनके स्टैंडर्ड्स इंप्लीमेंट करने हैं ग्राउंड में, तो वो डेवलप करने के लिए उन्होंने एक सेटअप बना रखा है। राइट। तो वो एग्जांपल देना है आपको वहाँ पे। राइट। राइट। कॉन्सेप्ट आप समझेंगे उस टॉपिक को समझने के लिए, और एग्जांपल उसको सब्सटेंशिएट करने के आई लिए। थिंक ब्यूटीफुली ही हैज आंसर दिस क्वेश्चन, ठीक है, मुझे कुछ ऐड करने की जरूरत नहीं है। एक चीज मैं बस इतना ऐड करूंगा कि खाली थियोरेटिकल आइडिया से बात आपकी कॉन्क्रीट नहीं बनती है। लेट्स से मैं ये कह रहा हूं कि मैं दिखने में बड़ा सुंदर हूं, ठीक है, आई थिंक ये अधूरा है स्टेटमेंट। मैं ये बोलता हूं कि मेरे नाक और आंख बड़े बैलेंस में है, और मैंने एक फिगर दिया कि मैं ये कितने बैलेंस में देखो, देन इट इज बिकमिंग मोर कॉन्क्रीट, एग्जैक्टली हाउ इट इज एप्लीकेबल इन द सब्जेक्ट ऑल्सो। व्हेन यू आर सेइंग कि मॉडर्न स्टेट इज वेरी हेविली सेंट्रलाइज्ड, राइट, हम मुझे मैं क्यों मान लूं कि हेवीली सेंट्रलाइज्ड, तो आपको उसको कॉन्क्रीट करने के लिए, सब्सटैंशिएट करने के लिए आप कुछ एग्जांपल्स कोट कर दीजिए। तो फैक्ट्स की अहमियत ऑप्शनल में तो खासकर उतनी ही है जितना जो है आप एग्जांपल के बतौर इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि बहुत सारे फैक्ट्स लिख के आप बहुत मार्क्स फेच कर लेंगे, वो पॉसिबिलिटी नहीं है। तो मुझे लगता है जब भी कॉन्सेप्ट की बात आती है तो कॉन्सेप्ट के साथ जो है फैक्ट्स ऑटोमेटिकली आते हैं, थोड़ा याद तो करना पड़ेगा। और मुझे लगता है दुनिया में कोई भी ऐसा सब्जेक्ट नहीं है जहां पे हम सिर्फ हाइपोथेटिकल आंसर देके काम बना सके। मुझे लगता है कि हर जगह हमें कुछ ना कुछ, अगर पॉलिटिकल साइंस है तो हम आर्टिकल्स कोड करते हैं, कोई स्टडी कोड करते जी। हैं, ठीक है, हर जगह मुझे लगता है कोई थिंकर कोड करते हैं। तो मुझे लगता है कि ये नेचर सभी सब्जेक्ट में उसका थोड़ा नेचर अलग अलग है। हिस्ट्री में वो फैक्ट्स होते हैं, क्रूड फैक्ट्स होते हैं, बट फैक्ट्स आर नॉट द हार्श रियलिटी ऑफ द सब्जेक्ट। वो आपको जो उन्होंने कहा एग्जैक्टली हाउ इट इज एप्लीकेबल, कि आपको उसको सब्जेक्ट के सपोर्ट के तौर पे या आर्ग्यूमेंट के सपोर्ट के तौर पे लेना पड़ेगा। या फिर राइटिंग स्किल्स, जब आप लिखते हैं तो वो चीज़ें आप इंप्लीमेंट करेंगे तो ज़्यादा और मदद करेंगी आपको जब लिखते करेक्ट। हैं। करेक्ट। हो सकता है एक दो बार आपके राइट, मतलब आपके टेस्ट सीरीज में ना आए वो चीज़ें, लेकिन बाद में वो चीज़ें आएंगी जब लिखेंगे आप, तो इसमें मदद मिलेगी तब। You and the history optional are as perfect as the geographical location of the Mughal during the Mughal. Thank you. How the cover mapping section, sir? Mapping section के बारे में कुछ बताइए. That's really important. ठीक है सर, एक बार बताया था मैंने, फिर से हम्म। बता देता हूँ हम्म। कि जैसे क्या है कि कुछ जैसे मैपिंग अराउंड 50 मार्क्स है तो इंपॉर्टेंट है। हम्म। अब दूसरा ये कि उसमें क्या है कि आप समय बचा सकते हैं अपना, हम्म। इसलिए इंपॉर्टेंट है। हम्म। अब 60 से 80 साइट्स ऐसी हैं हम्म। अराउंड जो हर साल रिपीट हो रही है, करेक्ट। इन हाँ, द सेंस कि मतलब हाँ, हर साल और वैसा रिकरिंग है वो सारी, करेक्ट। तो हाँ। वो बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे एग्जांपल के लिए आई छत्र हो गया, हम्म। या तो रोपड़ हो गया, रोपड़ हो गया, हाँ, ठीक है, ये या सब सारे, धौलावीरा हाँ। हो गया, या तो अतरंजी खेड़ हो गया, करेक्ट। हाँ। या तो साउथ में है जैसे साइड कुछ है, ठीक है, तो उसमें अतरंग पक्कम है जो, अतिरम पक्कम, हाँ, तो ठीक है। वो साइट्स तो लगभग रिकरिंग है, तो उनका आप एक स्ट्रक्चर वे में नोट्स बना के रख सकते हैं हम्म। कि आप जैसे आप साइट लिखते हैं तो उसके साइट की लोकेशन, हम्म। और लोकेशन आपको एक सबकॉन्शियस माइंड में होनी चाहिए कि हाँ ये साइट लगभग यहीं साउथ में है या नॉर्थ में करेक्ट। है, फिर उसके डिस्ट्रिक्ट आप याद करेंगे लिख के। वेरी नाइस। हाँ। तो लोकेशन हो गई। दूसरा उसके बारे में एक दो स्पेसिफिक पॉइंट्स होंगे हम्म। कि कुछ ऐसा खास यहाँ मिला है, हम्म। या तो ये कुछ पीरियड में ये चीजें यहाँ पे हुई थी। हम्म। और तीसरा है कि इन जनरल दो पॉइंट होंगे कि इस जैसे पैलेलिथिक का है तो उसके कुछ बेसिक फीचर्स हैं, जैसे मेजोलिथिक है उसका माइक्रोलिथिक उसका बेसिक फर्क फीचर है। है, तो वो बेसिक फीचर हो गए। फिर एक्स्ट्रा कुछ आपको पता है उसके बारे में, एग्जाम्पल के लिए वो बहुत टफ है हो सकता है, लेकिन अगर आपको बाई चांस
तो उसका जो आर्कियोलॉजिस्ट है वो अगर, एक्सकेवेट लाइक हाँ, एक्सकेवेटर जो है, वेरी नाइस। एक्टिवेटर याद है तो उससे इंक्रीज कर सकते हैं। और जो एक्स्ट्रा साइट्स हैं उनका बस ये है कि आप जो कोई भी जो मटेरियल अवेलेबल है मार्केट में, जो ठीक ठाक जिन्होंने साइट लिखी हुई है तो उसको यूज कर सकते हैं। तो यूज करके आप एक बैकग्राउंड बना सकते हैं, हाँ ये साइट्स। आई थिंक उन्होंने इन्होंने बहुत काम की एक बात कही है, ठीक है, ये पता नहीं मार्केट में क्यों रूमर है, मुझे नहीं पता, कि साइट कम से कम 500-600 करने चाहिए, ठीक है। इन्होंने एकदम परफेक्ट कहा। मैं अपना ऑब्जर्वेशन बताता हूँ जो मुझे समझ में आती है, कि आप हर बार के क्वेश्चंस उठा के देख लीजिए। इन्होंने शायद जो 80 नंबर कहे कि जो है आप 60 से लेकर 80 तक साइट्स है, मैं थोड़ा उसको बढ़ा के कहना चाहूंगा, मैं बोलूंगा कि 150 के करीब साइट्स है। अगर आप ये 150 साइट्स कर लेते हैं ना, तो मोरलेस आपके ज्यादातर क्वेश्चन रिपीट हो जाते हैं। इनफैक्ट मेरा एक और प्रिसाइज वो है ऑब्जर्वेशन, हर बार एग्जाम में वो जो है क्या करते हैं, वो 3-4 नए साइट पूछते हैं। एक वो नॉर्थ से पूछेगा, ठीक है, एक वो साउथ इंडिया से पूछेगा, एक वो सेंट्रल पार्ट से पूछ देता है, और एक और कहीं और से, कई बार 3 भी नई साइट पूछते हैं। न्यूज में या कोई इंपॉर्टेंट चीज है। एग्जैक्टली exactly. तो वो वहां से उठाते हैं। बाकी सारे साइट्स रिपीटेड होते हैं। तो मुझे लगता है बहुत मशक्कत करने की बजाय आपको ये कोशिश करनी चाहिए कि आप वो जो 16-17 साइट्स है जो रिपीट हो रहे हैं, उसमें 15 किसी भी सूरत में सही करके आए, और उसकी बहुत बेहतरीन इंफॉर्मेशन लेके आए। इंफॉर्मेशन किस तरीके की प्रोवाइड करनी, आई थिंक लाइक मोस्ट ऑफ द इंफॉर्मेशन ही इज ऑलरेडी गिवन, फाइन। बहुत सिलेबस बहुत ज्यादा है, सिलेबस हमेशा ज्यादा होता है, ठीक है। ये आई थिंक मोरलेस इट इज अ परसेप्शन। आप इसको छोटा कर सकते हैं अगर आप पीवाईक्यू से सिलेबस का बहुत अच्छा बैलेंस बनाए तो। मुझे ऐसा लगता है, हाउ डू यू थिंक? इसमें आप जब इंटरलिंकेजेस डेवलप कीजिए एक तरह से, करेक्ट, हाँ। जब आप सिलेबस देखते हैं और जो पीवाईक्यू देखेंगे आप, तो एक आपको समझ में आएगा कि हाँ ये थीम है, इससे इस तरह के क्वेश्चन आते हैं। आप इस तरह के क्वेश्चन आते हैं तो आप जब पढ़ते हैं कोई चीज़, जैसे एग्जाम्पल के लिए कोई भी टॉपिक उठा सकते हैं आप, जैसे गुप्ता एम्पायर का है, ठीक है। आप गुप्ता एम्पायर में देखेंगे तो मोस्टली उनका फोकस आर्ट एंड कल्चर और जो उस टाइप के साइंस टेक्नोलॉजी मेडिसिन इन सब पे ज़्यादा फोकस रहता है। अब इन पे आपको फोकस ये देखना है, इनमें कमांड ये होनी चाहिए कि अब ये टॉपिक पे आपके फैक्चुअली, हिस्टोरिकली, हिस्टोरियोग्राफिकली और जो कंसेप्ट क्लैरिटी है वो तीनों स्ट्रांग हो, तो ये आप यूज कर सकते हैं। दूसरा, कुछ टॉपिक्स होंगे जो बाहर से आएंगे या तो एक्सट्रीम होंगे, तो आप सिलेबस बहुत बड़ा है, क्वेश्चन के स्कोप भी ज़्यादा होते हैं, लेकिन आप जो आपका जो नॉलेज है उसको बेस्ट कैसे यूज कर सकते हैं, तो वो हेल्प करे, आप हेल्प ले लीजिए। और जो पेरिफेरी के टॉपिक्स हैं, जैसे कुछ एक क्वेश्चन होंगे जो पेरिफेरी में आएंगे, जो हो सकता है कि जो, तो वो जो आपका अंडरस्टैंडिंग है उस सिलेबस का या उस पोर्शन ऑफ सिलेबस का, तो उसकी जो अंडरस्टैंडिंग है उसको यूज कीजिए वहाँ पे। और जब लिखेंगे तो आपको समझ में आएंगे, आप प्रैक्टिस करेंगे आप लिखने की, तो वो हो सकता है कि वहाँ पे उसको एक आप खूब, मतलब आप एक कोई क्वेश्चन एग्जाम्पल लीजिए जहाँ पे आपको लगता है आपका कंटेंट कम है, तो उसको आप डायमेंशन में खोल सकते हैं उसको ना। ओके। हिस्ट्री के जैसे राइट। डायमेंशन हैं हाँ। उस पर आप उसको ओपन करके मतलब नाइस। लिख सकते हैं वहाँ पे। राइट, तो राइट। आपकी अंडरस्टैंडिंग शो करता है कि हाँ आप मतलब इस लेवल पे सोच सकते हैं उसको, ये चीज़ है। किसी ने ये भी पूछा कि इसी में शायद इन्होंने ही पूछा कि डिबेट वाले क्वेश्चन हम कैसे हैंडल करें। आई थिंक डिबेट ये क्वेश्चन है नहीं, डिबेट वाले क्वेश्चन डिबेट के फॉर्मेट में ही हैंडल करना है। आपको अगर लगता है कि 3-4 डायमेंशन है, अलग अलग स्कॉलर्स है, तो उसको जो है वो हमें करना है, उस तरीके से हमें आंसर करना है। तो डिबेट वाले को आप डिबेट के फॉर्मेट में लेके आए। यहाँ पे आपकी स्पेशलाइजेशन थोड़ा ऐसे से हो सकती है, या तो उस डिबेट को आप क्रोनोलॉजी वाइज लेके जाइए या थीम वाइज लेके जाइए, ठीक है। जैसे मान लीजिए हम मॉरियन जो है नेचर ऑफ मॉरियन स्टेट की बात करें, तो उसमें एक होंगे कुछ स्कॉलर्स होंगे जो सेंट्रलाइजेशन की बात करते होंगे, कुछ लोग उसको काउंटर करते होंगे। तो मुझे लगता है कि जो लोग, सिंस काउंटर वाला आर्गुमेंट अभी ज्यादा डोमिनेंट है, ये थोड़ी समझ होनी चाहिए, तो आप पहले उनको आर्ग्यू करेंगे या उन आर्ग्यूमेंट्स को रखेंगे जो लोग ये कहते हैं कि हाईली सेंट्रलाइज है, और फिर आप पीछे काउंटर वाले आर्गुमेंट को रखेंगे स्कॉलर्स के साथ, ताकि आपको समराइज करने में या कंक्लूजन लिखने में आसानी हो, ठीक है। एक सवाल आपने ये भी पूछा है कि एंशिएंट बहुत फैक्चुअल है। मैं कहता हूं एंशिएंट बहुत कंसेप्चुअल है, आपने पेपर ढंग से देखा नहीं है, ठीक है। जस्ट गो एंड चेक आउट द पेपर्स, ठीक है। एंशिएंट इज दैट पार्ट लाइक एंशिएंट एंड अर्ली medieval which is highly conceptual, and that's why questions are not coming which are factual in nature. Questions are mostly coming which are like analytical in nature, until and unless you got a very good understanding of the ancient and medieval. Now somehow you won't be able to answer this question. So that's how no greater amount of facts are needed in ancient or paper one, rather a very good amount of concept is very much needed in paper one. So that's how I think we'll be able to get better marks. In fact he also got very good marks in paper one. तो मुझे लगता है कि वो शायद उसकी वजह से है। सो एक एरिया है जिसके बारे में हमने बहुत प्रिसाइजली बात नहीं की है, आंसर राइटिंग के बारे में। मैं समझ सकता हूं कि आप थोड़ा बहुत जानना चाहते हैं आंसर राइटिंग के बारे में। तो शायद अभी शायद थोड़ी वक्त की लिमिटेशन है, तो वी विल ट्राई टू हैव एन अनदर सेशन, ठीक है। हम कोशिश करेंगे कि हम आंसर राइटिंग में प्रिसाइजली लेकिन इसमें आंसर कैसे फ्रेम करते हैं, क्या चीजें इंट्रोडक्शन में डालते हैं, क्या कंक्लूजन में डालते हैं, हम एक बार इसको लेके जो है हम सेशन कोशिश करेंगे। बट ऑफ कोर्स विल डू इट आफ्टर द प्री एंड यू विल गेट द इन्फॉर्मेशन, ठीक है। So that's all for today, so thank you very much, guys, for coming, and thank you Anuj as थैंक यू well, सर। right, for हाँ coming हाँ, and then solving all these doubts. So thank you all, thank you very much, थैंक यू। so see you in the next session. Thank you very much.